प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सिंपल, सरल और आसान भाषा में हम सारी चीजों को देखने वाले हैं, सारी चीजों को समझने वाले हैं। बाकी इंटरफेस पे आपको दिख रहा होगा। अगर आपको इन सारी चीजों की जरूरत है तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सारी चीजों का लाभ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इंटरफेस पे चलते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, अर्थात संचार में बाधा, संचार में रुकावट कैसे पैदा होती है, किन किन कारणों से रुकावट पैदा होती है, संचार में बाधा होती क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो एक बार हम ऑफिशियल सिलेबस की ओर चलना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल सिलेबस दिखा दूं कि हमने कहाँ तक चीजों को पढ़ लिया था। हमने यहाँ तक चीजों को कंप्लीट कर लिया था। कहाँ तक? बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिफिनीशन हो गया, प्रोसेस हो गया कम्युनिकेशन। और बेसिक्स में हमने डिटेल में पढ़ा था कि आपके कम्युनिकेशन के लाभ क्या है, हानि क्या है, विशेषताएँ क्या है, महत्व क्या है, सब चीज़ों को पढ़ा था, ठीक है? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने डिटेल में चीज़ों को देखा था। फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल हो गया, वर्बल हो गया, नॉन वर्बल हो गया, ओरल हो गया, रिटेन हो गया, जेस्चर कम्युनिकेशन हो गया, सबको हमने डिटेल में देखा था। 7 सीएस ऑफ कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। अब हम पढ़ने वाले हैं और आज आपका कल के ये जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है, वो आपका समाप्त हो जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड वेज टू ओवरकम देम। यानी कि जब भी आप संचार करते हैं, करिए कि कम्युनिकेट करते हैं, तो उसमें क्या-क्या रुकावट पैदा होती है, किन-किन कारणों से रुकावट पैदा होती है और उनको हमें दूर कैसे करना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप और आपकी मम्मी बात कर रहे हैं आपस में, ठीक है? तो हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन में जब आप बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ रुकावट पैदा हो जाए। अब रुकावट पैदा के कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आप जो बोल रहे हैं हिंदी में चाहे इंग्लिश में आपकी मम्मी नहीं समझ पा रही हैं, या फिर आपकी मम्मी जो बोल रही हैं वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये आपका लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा अर्थात भाषा के कार्य कड़ी के भाषा के कारण रुकावट रुकावट पैदा होना हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आप किसी अन्य माध्यम से बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि फ़ोन से ही बात कर रहे हैं और आपका नेटवर्क चला गया, तो क्या है आपका टेक्निकल बैरियर हो जाएगा कि हाँ, टेक्निकल चीज़ों के चलते आपका क्या हो गया, कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इसी के बारे में पढ़ना है कि हाँ, बैरियर क्या होते हैं और उनसे हमें निपटना कैसे है, उनसे हमें बचना कैसे है, उनको सही कैसे करना है, ठीक है? तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बैरियर क्या होते हैं, रुकावट किन-किन कारणों से पैदा होती है, किन-किन तरीकों से पैदा होती है और उनसे बचने के तरीके अर्थात उनसे हम कैसे बचेंगे, उसको कैसे हम ठीक करेंगे, इसके बारे में पढ़ना है। और फिर उसके बाद से लास्ट वाला जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ईज़ी भी है, टूल्स और डिवाइसेज़ ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है? इन सबसे क्वेश्चन्स वगैरह अच्छे खासे क्वेश्चन्स बनते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में, ठीक है? टूल्स और डिवाइस ऑफ कम्युनिकेशन से मतलब क्या है कि आप कम्युनिकेशन तो करते हैं, संचार तो करते हैं, किन-किन टूल्स से, किन-किन डिवाइस से करते हैं, अर्थात किन-किन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सहायता से आप कम्युनिकेट करते हैं, अर्थात आप बातचीत करते हैं। फिर ऐसे कहिए कि सूचनाओं का आदान-प्रदान किन-किन माध्यम से आप करते हैं, किन-किन चैनल के थ्रू करते हैं, ठीक है? वही है, बस आपका ये आज आपका कहिए कि यूनिट जो फर्स्ट है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी ये वाला लेक्चर आपको टाइप्स वाला ज़रूर देख लेना है। ये मैंने आपको जो पूरा डिटेल में बताया था, आज 26 टाइप्स के बारे में कहीं से भी आपसे पूछा जाता है, तो आप सारी चीज़ों को मेंशन करके आराम से लिख पाएँगे। जिन बच्चों ने इस लेक्चर को देखा होगा तो उनको टाइप्स में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। एकदम डिटेल में मैंने आपको सरल भाषा में आपको बताया था सारी चीज़ों को, ठीक है? अब चलिए बैरियर्स के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ से। बैरियर्स, चलिए बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ठीक है? तो इसका सबसे सिंपल, सबसे आसान मतलब क्या है बैरियर्स मतलब कि आपके संचार में बाधा क्रिएट होना, रुकावट पैदा होना, अर्थात जब आप संचार सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, मतलब कि आपके संचार में कुछ ना कुछ रुकावटें पैदा हो रही हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो इसी को हम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कहते हैं या फिर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। तो देखिए डेफिनिशन आपको क्या लिखना है, anything that makes communication difficult or unclear is called barrier to communication। यानी कि जो भी चीज संचार को कठिन या फिर अस्पष्ट बनाती है उसे संचार की बाधा कहते हैं। बाधा मतलब संचार में रुकावट कहते हैं, ठीक है? ये भी लिख सकते हैं कि संचार में रुकावट कहते हैं। ये तो चूंकि आपको हिंदी में मेंशन नहीं करना होता है, ये तो आपको बताने के लिए हिंदी यहाँ पे लिखा गया है। ये सब आपको इंग्लिश में मेंशन करना होता है। तो आपको क्या लिखना है, सिंपल सा डिफिनेशन, एनीथिंग दैट मेक्स कम्युनिकेशन डिफिकल्ट और अनक्लियर इज कॉल्ड बैरियर टू कम्युनिकेशन। या फिर दूसरा आप ये भी डिफिनेशन दे सकते हैं कि एनीथिंग दैट स्टॉप्स और डिस्टर्ब्स कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ए बैरियर टू कम्युनिकेशन। यानी कि जो चीज संचार को रोकती है या फिर बाधित करती है उसे संचार की बाधा कहते हैं, अर्थात कहिए कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कहते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो जिन भी चीज़ों से, जिन भी कारणों से आपके कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है,
तो उनको क्या कहते हैं? बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, अर्थात संचार में बाधा क्रिएट हो गई। देखो हम अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन हम अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर पाए, तो क्या हो गई? हमारे कम्युनिकेशन में बाधा क्रिएट हो गई, रुकावट पैदा हो गई। एग्ज़ाम्पल्स के लिए देखिए, 2 एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। जैसे अलग-अलग भाषा को होना, जैसे आप बात कर रहे हैं, ठीक है? 2 लोग बात कर रहे हैं, ये पहला पर्सन हो गया, ये आप दूसरा पर्सन हो गया। अब मान लीजिए कि आपको आती है तमिल, इनको आती है इंग्लिश, तो क्या आप लोग कम्युनिकेट कर पाएँगे? पता चले कि तमिल में बोल रहा है तो ये कुछ समझ ही नहीं रहा है, ये इंग्लिश में बोल रहा है अपनी भाषा, तो ये कुछ समझ ही नहीं रहा है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा कि हाँ भाई, लैंग्वेज के चलते अर्थात भाषा के चलते आप दोनों के बीच में सूचनाओं का आदान-प्रदान नहीं हो पा रहा, अर्थात आपके कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है? बैरियर क्रिएट हो रहा है, अर्थात आपके कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा हो जा रही है। फिर आपका है, दूसरा है फॉल्ट इन डिवाइसेज़, यानी कि टेक्निकल कई सारी समस्याएँ होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप मोबाइल से ही बात कर रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आप भाई मोबाइल से बात कर रहे हैं, ठीक है? ये पहले पर्सन हो गए, ये दूसरे पर्सन हो गए। अब मोबाइल से जब आप बात कर रहे हैं, मा फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, तो इसमें कई सारी बैरियर, आपको कई सारी रुकावट पैदा देखने को मिल सकती है। कैसे? मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब आप बात कर रहे हैं, बारिश आने लगी, ठीक है? आपका नेटवर्क चला गया, ठीक है? तो इसके चलते क्या आप बात कर पाएँगे सही से? हो सकता है कि आपका नेटवर्क पूरा गायब हो जाए, तो आप बात नहीं कर पाएँगे। ये क्या हो गया? टेक्निकल कहिए कि बैरियर हो गया था। टेक्निकल चीज़ों के चलते, टेक्निकल कहिए कि डिवाइसेज़ के चलते, आपका जो जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे थे, उसके चलते, टेक्निकल डिवाइसेज़ के चलते आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाया, तो आपका टेक्निकल बैरियर हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आप बात ही कर रहे हैं, आपके जो फ़ोन की जो बैटरी है, वो 1% थी और वो आपका स्विच ऑफ हो गया। तो जब स्विच ऑफ हो जाएगा, तो फिर आप क्या बात कर पाएँगे? नहीं, फिर आप बाद में चार्ज करके तब बात करेंगे। तो ये भी क्या हो गया? आपके कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट होना ही हो गया, अर्थात आपके संचार में बाधा क्रिएट हो गई टेक्निकल डिवाइस के चलते, ठीक है? तो यही आपका होता है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ठीक है? आसानी से समझ गए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? अब आगे चलते हैं, इसके सभी टाइप्स को देखते हैं, टाइप्स ऑफ बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, अर्थात कितने कितने टाइप्स के बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लैंग्वेज बैरियर्स, ठीक है? अभी केवल नाम देख लीजिए, एक-एक को मैं अभी डिटेल में आपको बताऊँगा। लैंग्वेज बैरियर्स यानी कि भाषा से जब भी आप किसी भाषा के चलते के लिए किसी लैंग्वेज के चलते जब बैरियर क्रिएट होता है, तो उसे हम लैंग्वेज बैरियर कहते हैं। फिजिकल बैरियर, जब भी आपका टाइम हो गया और दूरी के चलते और आवाज़ के चलते कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, या फिर आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है, या फिर रुकावट पैदा होती है, तो उसे भौतिक बाधा कहते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जब भी आपके इमोशनल के चलते, आपके इमोशंस के चलते, आपके डर के चलते, या फिर कॉन्फिडेंस के चलते जब भी आपका बैरियर क्रिएट होता है, अर्थात आप संचार को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? आपका साइकोलॉजिकल बैरियर कहलाता है, ठीक है? ये भाषा वाला तो आपको आसान दिख रहा होगा, भाषा में कुछ करना नहीं है भाई, एक को तमिल आती है, दूसरे को इंग्लिश आती है। ये क्या हो जाएगा? आपका लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा, संचार में बाधा, अर्थात जो संचार में बाधा क्रिएट हुई किसके कारण? लैंग्वेज के कारण। दूसरा फिजिकल बैरियर, फिजिकल में क्या होता है? दूरी के कारण या फिर आवाज़ के कारण, जैसे आप बहुत दूर-दूर हैं, आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही है, चिल्ला के बात कर रहे हैं, तो बैरियर क्रिएट होना हो गया। या फिर कहिए कि टाइम के चलते आप गलत टाइम पे कहिए कि कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उससे बैरियर क्रिएट हो सकता है। या फिर कहिए कि कई जगह आप बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर होता है, नॉइज़ होता है, तो उसके चलते अगर आपका कहिए कि कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम फिजिकल बैरियर अर्थात भौतिक बाधा कहेंगे। तो ये दोनों तो ईज़ी है। तीसरा साइकोलॉजिकल बैरियर दिख रहा होगा, इसका मैं आपको एग्ज़ाम्पल लेकर के बता दे रहा हूँ। भाई मान लीजिए कि आप इंटरव्यू देने गए हैं, कहाँ गए हैं? आप इंटरव्यू देने गए हैं, ठीक है? आप इंटरव्यू देने गए हैं, आपके सामने एक मैनेजर है और वो आपसे चीज़ों को पूछ रहा है, आपका इंटरव्यू ले रहा है और पता चले कि आप एकदम काँप उठे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोले, कहाँ से शुरू करें। तो आपका कॉन्फिडेंस क्या हो गया है? एक तरीके से लूज़ हो गया है, अर्थात आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। जब इमोशंस के चलते, कॉन्फिडेंस के चलते या फिर डर के चलते, भय के चलते जब आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, जैसे होता है ना कि आपको अपने पापा से ही बात करनी है कि पापा मुझे लंदन जाना है घूमने, ठीक है? तो कई सारी बातें होती हैं जो आप अपने पापा से डायरेक्ट नहीं कह पाते हैं, तो डर के मारे नहीं कहेंगे या फिर होगा कि हाँ, आपके पापा आपको डाँटने लगेंगे, कहेंगे इतना दूर कहाँ घूमने जाओगे, समथिंग जो भी हो, ठीक है? तो जब भी डर के चलते, भय के चलते या फिर इमोशंस के चलते या फिर कह लीजिए कि एक तरीके से कॉन्फिडेंस के चलते जब आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, तो वही आपका क्या कहलाता है? साइकोलॉजिकल बैरियर अर्थात मनोवैज्ञानिक बाधा कहलाता है, ठीक है? फिर उसके बाद से है आपका कल्चरल बैरियर्स यानी कि सांस्कृतिक बाधा, जिसे आप कल्चरल की बात करें, अगर भारत में ही ले लीजिए तो अन्य जगहों पे जहाँ-जहाँ आप जाएँगे सबका कल्चर अलग-अलग होता है, ठीक है? जैसे आप केरल में चले जाएँगे तो वहाँ का डांस का तरीका अलग होता है, खाने-पीने का तरीका अलग होता है, ठीक है? आप कहिए कि चेन्नई में चले जाएँगे, वहाँ का तरीका अलग होगा डांस करने का, खाने-पीने का, रहने का, ठीक है? आप कहीं भी या फिर किसी देश में चले जाएँ, मान लीजिए कि आप इंडिया में हैं, साउथ अफ्रीका में चले जाएँ, तो वहाँ का कल्चर कुछ अलग होगा। तो कल्चर के चलते कई बार क्या होता है कि आपका बैरियर क्रिएट होता है, अर्थात आपका संचार कंप्लीट नहीं हो पाता है, चाहे वो वर्बल तरीके से हो, बोल कर के, लिख कर के हो या फिर कहिए कि आपका फेस टू फेस हो।
भाई वहाँ पे डिस्टर्बेंस तो क्रिएट होता है क्योंकि सबकी भाषाएँ अलग-अलग होती है, सबकी संस्कृति अलग-अलग होती है। जैसे यहाँ मान लीजिए किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में किसी और तरीके से इशारे करते हैं, हो सकता है कि वहाँ किसी और तरीके से इशारा करते होंगे, ठीक है? वहाँ रहने, खाने-पीने का उनका जो बॉडी लैंग्वेज होगा वो अलग होगा, यहाँ के लोगों का अलग है। तो कल्चर के चलते विभिन्न जगह की अलग-अलग संस्कृति अलग-अलग तरीके से है, तो कल्चर के चलते भी कई बार क्या होता है मतलब कि कम्युनिकेशन में एक तरीके से बाधा क्रिएट हो जाती है, रुकावट पैदा देखने को मिल जाती है। फिर टेक्निकल बैरियर्स आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तकनीकी बाधा यानी कि इसमें क्या होता है जैसे आप किसी टेक्निकल डिवाइसेज़ के थ्रू बात कर रहे हैं, कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, लैपटॉप से या फिर कह लीजिए कि व्हाट्सऐप से, किसी डिवाइस या फिर किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, जब उसमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, जैसे अभी मैंने आपको शुरू में मोबाइल का एग्ज़ाम्पल लेकर के बताया, तो वो आपका टेक्निकल बैरियर हो जाएगा। सिमेंटिक बैरियर यानी कि शब्दार्थ संबंधी बाधा, इसमें देखिए ये आपका इसी का एक टाइप है, ठीक है? लैंग्वेज बैरियर कहिए, दोनों का कभी-कभी एक ही नाम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? कैसे? लैंग्वेज बैरियर कहेगा या फिर सिमेंटिक बैरियर कहेगा, तो इसका मतलब दोनों का डेफिनिशन आपको एक लिखना है। थोड़ा-सा डिफरेंस होता है, ये लैंग्वेज के अंदर ही आपका सिमेंटिक बैरियर आता है। इसमें क्या होता है पूरी भाषा के चलते कि भाई पूरी आपको भाषा समझ में नहीं आ रही है, और सिमेंटिक में क्या होता है कि हाँ, चलिए आपको भाषा तो थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, लेकिन उसके कुछ शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं कि भाई इन्होंने 10 पॉइंट बोला, 10 में से हमें 2-3 पॉइंट समझ में नहीं आया, कुछ शब्द वगैरह हमें नहीं समझ में आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों एक तरीके से एक ही टाइप आपके हैं, ठीक है? एक ही के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? तो आप इसका भी डेफिनिशन इसमें सेम लिख सकते हैं कि हाँ, लैंग्वेज के चलते जब भाषा के चलते बैरियर क्रिएट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज बैरियर या फिर सिमेंटिक बैरियर कहते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका भी डेफिनिशन आप ये भी लिख सकते हैं, जब आपके शब्दों के चलते शब्द आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, भाषाओं के चलते जब बैरियर क्रिएट होता है, तो उसे सिमेंटिक बैरियर कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है? फिर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, तो इसमें कुछ नहीं है, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी के लिए कि नियम कानून कहिए कि वहाँ पे सही तरीके से नहीं है और उसके चलते जब बैरियर क्रिएट होता है, तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहते हैं। अब एक-एक करके इन सारी चीज़ों को समझ गए। अब एक-एक करके इनका एकदम सिंपल, सरल और कहिए कि साधारण सा डेफिनिशन देखते हैं, और उसके बाद से इनको कैसे-कैसे दूर करना है, दूर करने के भी तरीके आपसे पूछे जाते हैं कि भाई मान लीजिए लैंग्वेज बैरियर तो हो गया, आपने पढ़ लिया कि हाँ, लैंग्वेज बैरियर मतलब भाषा के कारण जब भी मान लीजिए कि किसी की एक पर्सन की भाषा दूसरी है, एक पर्सन की भाषा दूसरी है, तो लैंग्वेज बैरियर हो गया, भाई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, सूचनाओं का आदान-प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। अब इसको कैसे दूर करेंगे, कैसे ठीक करेंगे कि हाँ, वो बात करना सही से स्टार्ट कर, तो उसके लिए क्या-क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला देखिए क्या है, लैंग्वेज बैरियर यानी कि भाषा की बाधा, भाषा के चलते के लिए कि आपके कम्युनिकेशन में रुकावट का पैदा होना। देखिए, व्हेन डिफरेंट लैंग्वेज मेक्स इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द मैसेज, इट इज कॉल्ड ए लैंग्वेज बैरियर, यानी कि जब अलग-अलग भाषाओं के कारण संदेश समझने में कठिनाई होती है, तो उसे भाषा के कहिए कि बाधा कहते हैं, या फिर कहिए कि भाषा लैंग्वेज बैरियर कहते हैं, ठीक है? इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे, मैं तो देखिए यहाँ पे जब आप डेफिनिशन में बता रहा हूँ, तो हो सकता है कई बच्चे होता है ना, कई बार ये मैंने बता रखा है कि आपको हिंदी में मेंशन नहीं करना होता एग्ज़ाम में, हिंदी आपको केवल समझने के लिए है। आप ईज़ी-ईज़ी डेफिनिशन जो भी आपको अच्छा लगे, कई सारे डेफिनिशन एक चीज़ के होते हैं, हो सकते हैं आप इसका इसका सेम डेफिनिशन देखेंगे तो कम से कम आप 50 तरीके से इसका डेफिनिशन लिख सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे, जिसको आप याद कर पाएँ, उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है? कहने का मतलब बस आप समझ जाएँगे तो आप चीज़ों को लिख पाएँगे। तो देखिए, व्हेन डिफरेंट लैंग्वेजेस मेक इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द मैसेज, इट इज़ कॉल्ड ए लैंग्वेज बैरियर, यानी कि जब अलग-अलग भाषाओं के कारण संदेश समझने में कठिनाई होती है, तो उसे भाषा की बाधा कहते हैं, समझ गए? अब इसके बाद से एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई मान लीजिए कि 2 पर्सन है या फिर 2 स्टाफ है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है? ये कहीं और का है, ये कहीं और का है, या फिर मान लीजिए कि सेम जगह के भी हैं, तब भी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। भाई सेम जगह के हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि भाषा को तो समझ ही लेंगे। अलग-अलग जगहों के हैं, मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम ही करने गए, जब भी आपकी जॉब लगेगी अधिकतर गुजरात, तमिल साइड, चेन्नई साइड इधर ही लगती है, केरल साइड में, ठीक है? जब भी आप जाएँगे वहाँ के लोकल मान लीजिए कि स्टाफ रहेंगे, तो आपकी भाषा कुछ और है, आप हिंदी जानेंगे, भोजपुरी जानेंगे, फिर बहुत ज़्यादा जानेंगे तो इंग्लिश जानेंगे। हो सकता है कि एक केवल तमिल जानते हों या फिर अपनी वो मराठी भाषा जहाँ के भी हो, वो भाषा जानते हों, तो क्या आप इनसे सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाएँगे? नहीं कम्युनिकेट कर पाएँगे, तो यही क्या हो जाएगा, आपका लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल्स देखिए, अब लैंग्वेज बैरियर तो आप समझ गए क्या होता है, इसका एग्ज़ाम्पल आपने देख लिया। अब ये देखिए कि इससे हम बचेंगे कैसे, इसको दूर कैसे करेंगे, किन-किन तरीके से हम लैंग्वेज बैरियर से बच सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, यूज़ सिंपल वर्ड्स, सरल शब्दों का प्रयोग करें। जब भी आप कहिए कि किसी भी भाषा में बात कर रहे हैं, तो आप सिंपल, सरल और आसान भाषा का प्रयोग करेंगे, आसान शब्दों का प्रयोग करेंगे। स्पीक क्लियरली यानी कि स्पष्ट बोलेंगे कि हाँ, चलिए अगला जो है वो थोड़ा बहुत चीज़ों को समझ पाए, ठीक है? तो स्पष्ट तरीके से, क्लियर तरीके से बोलना है। फिर उसके बाद से अवॉइड डिफिकल्ट वर्ड्स, यानी कि कठिन शब्दों से बचें। जैसे कई सारे होते हैं ना कि आपके सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द, तो इंग्लिश में कहेंगे सिनोनिम्स कहेंगे। अब एक कोई नॉर्मल हो गया, उसके कई सारे हार्ड सिनोनिम्स होते हैं जो अगले को पता ही ना हो। अगर आप नॉर्मली बात कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए इसको इंग्लिश आती है,
इसको इंग्लिश आती है लेकिन थोड़ा-सा नॉर्मल आती है, तो आप जब इससे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, क्या करेंगे? सोचेंगे ना कि हाँ भाई इसको थोड़ी कम आती है, तो हम जो सिंपल-सिंपल वर्ड्स हैं, अच्छे-अच्छे वर्ड्स हैं, वही बोले जो ये एक तरीके से बोलने के बाद से अगला वाला समझ जाए, ठीक है? तो आप डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे, डिफिकल्ट करिए कि कठिन शब्दों का उपयोग वगैरह नहीं करेंगे, तो अवॉइड डिफिकल्ट वर्ड्स यानी कि कठिन शब्दों से बचें। यूज़ ए कॉमन लैंग्वेज, सामान्य भाषा का प्रयोग करें। जब भी आप किसी भी भाषा में बात कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि जो जिससे अगले वाले से आप बात कर रहे हैं, तो सामान्य भाषा का प्रयोग करें जिसकी जानकारी उसके पास भी हो, ठीक है? नहीं हो तो उससे पूछ लेंगे। तो सामान्य और लोकल भाषा का प्रयोग करें जो दोनों वार्तालाप करने में, कम्युनिकेट करने में, दोनों के बीच में समस्या क्रिएट ना करे, बाधा क्रिएट ना करे। तो कॉमन लैंग्वेज का प्रयोग करें। फिर उसके बाद से नेक्स्ट है आपका आस्क इफ द मैसेज इज़ अंडरस्टूड, पूछे कि संदेश समझ आया है फिर नहीं। बाद में आपको मान लीजिए कि आपने लैंग्वेज बैरियर कर अर्थात लैंग्वेज बैरियर क्रिएट हो रहा है, तो आप बार-बार पूछेंगे ना कि हाँ यार समझ में आ रहा है बातें, मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं या फिर नहीं, तो वो फीडबैक देगा नहीं समझ में आ रही है, तो आप अच्छे से अच्छे तरीके से और लोकल लैंग्वेज में यानी कि उसकी भाषा में आप बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो इससे कैसे-कैसे बचेंगे वो आपने तरीकों को भी देख लिया, ठीक है? पहले क्या करना है आपको कि सिंपल वर्ड्स का उपयोग करना है, क्लियरली बोलना है, स्पष्ट बोलना है, डिफिकल्ट वर्ड्स का आपको उपयोग नहीं करना है, भाई डिफिकल्ट वर्ड्स का उपयोग करेंगे तो अगला समझ नहीं पाएगा आपकी बातों को, तो लैंग्वेज बैरियर क्रिएट होगा ही होगा। फिर कॉमन लैंग्वेज, आपको कॉमन लैंग्वेज का प्रयोग करना है, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं से गए हैं, कहीं काम करने, ठीक है? दूसरे पर्सन के पास काम करने किसी कंपनी में, तो आप कोशिश करेंगे कि धीरे-धीरे आप क्या करेंगे, आप यहाँ की भाषा का, लोकल भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे कि हाँ, यहाँ के लोग जब बोलेंगे, जब स्टाफ बोलेंगे, अगर ये जिस भाषा में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो इंग्लिश का भी आपके पास ज्ञान धीरे-धीरे आप प्राप्त करेंगे। ये तमिल में बोल रहे हैं, तो तमिल का भी आप थोड़ा बहुत नॉलेज आप भी अपने ओर से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे ताकि लैंग्वेज बैरियर क्रिएट ना हो। और फिर उसके बाद से जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, फिर दूसरा आपसे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, तो आस्क इफ द मैसेज इज़ अंडरस्टूड, लास्ट में आपको पूछते रहना है कि हाँ, जो हमने आपको बताया वो समझ में आया या फिर नहीं, नहीं आया तो आप फिर से और सरल भाषा में बताने की कोशिश करेंगे। तो ये तरीके हैं जिसके चलते आप लैंग्वेज बैरियर को दूर कर सकते हैं, ठीक है? समझ गए? फिर उसके बाद से दूसरा है आपका देखिए फिजिकल बैरियर, ठीक है? अब फिजिकल बैरियर देखिए क्या होता है, when noise distance और surroundings disturb communication it is called a physical barrier, यानी कि जब शोर, दूरी, वातावरण या फिर समय के कारण, इसमें समय भी आ जाता है, जब शोर, दूरी या वातावरण या फिर समय के कारण संचार में रुकावट आती है तो उसे हम भौतिक बाधा कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक बाधा यानी कि फिजिकल बैरियर कहते हैं। अब शोर से मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप फिजिकली कहीं प्रेजेंट हैं, ठीक है? आप मेले में ही हैं, ये पहला पर्सन हो गया, ये दूसरा पर्सन हो गया, तो मेले में हो सकता है कि डीजे बज रहा हो, कई सारे बहुत शोरगुल होता है, ठीक है? तो आप दोनों बात कर रहे हैं तो क्या होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा कि नहीं? कि बाधाएँ क्रिएट हो जाएँगी कि यार आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, यार ठीक से तुम्हारी आवाज़ मेरे पास नहीं आ रही है, यार देखो कितना शोर हो रहा है। यही क्या हो जाएगा, आपका फिजिकल बैरियर हो जाएगा। दूरी के चलते, कभी-कभी डिस्टेंस के चलते थोड़ी-सी चलिए आप दूरी पे हैं और ज़्यादा दूरी पे हैं, एक यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया। होता है ना कभी-कभी घर-घर से चिल्ला करके बात करते हैं, "यार ये थोड़ा ये काम कर दो", कोई बागीचे में है, कोई कहीं है। तो दूरी के चलते जब आपका कहिए कि बैरियर क्रिएट होता है, आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो वो भी आपका फिजिकल बैरियर कहलाता है। वातावरण के चलते, अब वातावरण में देखिए कई सारी चीज़ें आएँगी, जैसे मान लीजिए कि आपका मौसम का खराब होना हो गया, ठीक है? कई सारी चीज़ें हो गई, जैसे मान लीजिए कि अभी आप बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन से, जैसे शुरू में मैंने आपको एग्ज़ाम्पल लिया था एक नॉर्मल सा, तो इसमें क्या होगा वातावरण के चलते कि हाँ, आपका मौसम खराब हो गया, तो आप डिवाइसेज़ से बात कर रहे थे, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बात कर रहे थे, मोबाइल फ़ोन एग्ज़ाम्पल ले लीजिए और आपका नेटवर्क चला गया, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये तो चलिए आपके टेक्निकल में भी आ जाएँगे। ऐसे वातावरण की बात करें, तो वातावरण में ये होता है कभी-कभी आप जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं, वहाँ पे भी जैसे होता है ना कि हाँ, कम्युनिकेट आप नहीं कर पाते हैं, जिस एरिया में हैं, जिस भी आप वातावरण में हैं, तो वहाँ कम्युनिकेशन करने में, संचार करने में कई बार आपको तकलीफ का सामना करना पड़ता है, आपको दिक्कतें झेलनी पड़ती है। उसके कारण भी कई बार कम्युनिकेशन आपका कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिस भी एरिया में, जिस भी वातावरण में रहते हैं, जो भी आपका एनवायरनमेंट है, वहाँ आपका एक तरीके से कम्युनिकेशन के लायक वो सूटेबल और सही नहीं होता है। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब भी आपका देखिए, जब शोर, दूरी और वातावरण के कारण संचार में रुकावट आती है, तो उसे भौतिक बाधा कहते हैं। अब इससे बचेंगे कैसे? क्या-क्या तरीके हैं? चूज़ ए क्वाइट प्लेस, यानी कि शांत स्थान चुनें। जब भी आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जहाँ पे शोर वगैरह वाली चीज़ें हैं, तो आप शांत स्थान चुनेंगे ना कि हाँ, चलो यहाँ पे थोड़ा साइड में बात करते हैं, वहाँ पे आवाज़ वगैरह नहीं आ रही है, यहाँ पे डीजे वगैरह बज रहा है। रिड्यूस नॉइज़, यानी कि शोर कम करें, या फिर जहाँ पे शोर आ रही है, तो आप उस शोर को कम करने की कोशिश करेंगे कि अरे यार, जैसे मान लीजिए कि बच्चे आपके पास चिल्ला रहे हैं, तो कहेंगे ना, "अरे यार, बच्चों शांत हो जाओ, हम लोग बात कर रहे हैं।" ठीक है? तो शोर को कम करने की कोशिश करें। स्टे क्लोज इनफ टू कम्युनिकेशन, उचित दूरी पर रहें, ठीक है? अब जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर थोड़ी-सी ज़्यादा डिस्टेंस है, तो आप
कोशिश करेंगे कि हाँ और पास आ जाए, थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन कर ले। जैसे कभी-कभी होता है ना कि आप लोग बात करते हैं, कोई आवाज़ नहीं जाती है, या फिर कोई पर्सनल बात करना होता है, तो कान में जाकर के कहते हैं कि हाँ, ये चीज़ है, ये चीज़ है। सेम उसी प्रकार से जब कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा-सा डिस्टेंस में है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा-थोड़ा और पास आ जाएँगे, आप करीब आ जाएँगे, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन हो सही तरीके से कंप्लीट हो पाए। फिर उसके बाद से है यूज़ प्रॉपर कम्युनिकेशन डिवाइसेज़। अगर आप किसी डिवाइसेज़ के थ्रू बात कर रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए कि आप किसी डिवाइसेज़ के थ्रू मोबाइल फ़ोन से या फिर लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, तो सही संचार उपकरणों का प्रयोग करें। तो कहाँ पे कौन-सा आपको उपकरण उपयोग करना है, उसका आपको प्रयोग करना है। तो जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी टेक्निकल डिवाइस से, तो प्रॉपर डिवाइस का आपको उपयोग करना है, जिसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? जैसे आप मोबाइल फ़ोन का वर्तमान में उपयोग करते होंगे, तो मोबाइल फ़ोन के उपयोग में कोई दिक्कत नहीं आती है, जब तक आपका मौसम खराब ना हो, नेटवर्क सही रहे, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और रिचार्ज भी होना चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है, वो तो नॉर्मल चीज़ है। फिर कीप दी सराउंडिंग्स कंफर्टेबल, यानी कि आस-पास का वातावरण आरामदायक रखें। अब ऐसे कहने का मतलब है, जब आपके आस-पास का एनवायरनमेंट, वातावरण अच्छा रहेगा, एक तरीके से सारी चीज़ें सही रहेंगी, तो होता है ना कि बात करने में मज़ा आता है। अब बगल में, साइड में शोरगुल है, इधर कहीं काम हो रहा है, कहीं दूसरा काम हो रहा है, तो आपको देखेंगे तो डिस्टर्बेंस भी क्रिएट होगा, और सही से आपका ये कि कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएँगे। तो कीप दी सराउंडिंग्स कंफर्टेबल, यानी कि वहीं आप कम्युनिकेट करें जहाँ पे आपका आस-पास का जो वातावरण है वो आरामदायक हो, सही हो, बात करने लायक हो, ठीक है? तो ये आपका फिजिकल बैरियर हो गया, और इसको कैसे दूर करना है, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद से आता है, देखिए, आपका साइकोलॉजिकल बैरियर, मनोवैज्ञानिक बाधा। इसमें क्या होता है, देखिए, व्हेन फियर, स्ट्रेस और नर्वसनेस अफेक्ट्स कम्युनिकेशन, इट इज़ कॉल्ड ए साइकोलॉजिकल बैरियर, यानी कि जब डर, तनाव या घबराहट संचार को प्रभावित करती है, तो उसे मनोवैज्ञानिक बाधा कहते हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं, ठीक है? बात मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने कोई गलत काम कर दिया है, ठीक है? आपके पापा ने आपको पकड़ लिया है, ठीक है? अभी जब आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों किया तुमने, कैसे किया? तो आप डर जाएँगे ना, तो डर के मारे, तनाव के मारे, टेंशन के मारे, घबराहट के मारे, या फिर किसी चीज़ से प्रभावित होकर के जब आप संचार सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो इसी को हम साइकोलॉजिकल बैरियर कहते हैं, मनोवैज्ञानिक बाधा कहते हैं। ये तो सिंपल है, इसके कई सारे एग्ज़ाम्पल्स आप ले सकते हैं। जब आप क्रोधित होते हैं, किसी से बात करते हैं, तो अगला फिर आपसे बात करने में डरता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाएँगी, ठीक है? ये सब क्या है, आपके साइकोलॉजिकल बैरियर होते हैं, अर्थात साइकोलॉजी के चलते आप कम्युनिकेट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। अब इसको दूर कैसे करना है, तरीके देखिए, स्टे काम, शांत रहे। जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरे पर्सन से, तो एकदम आराम से रहें, शांत रहें, अच्छे स्वभाव बना कर के रहें। भाई, ज़ाहिर-सी बात है कि गुस्से में हैं, इमोशंस हैं, आप कहिए कि एक तरीके से बहुत नर्वस हैं, या फिर कॉन्फिडेंस आपका डाउन है, तो इस केस में बात करेंगे तो क्या होगा? आप सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे, सूचनाओं का आदान-प्रदान नहीं कर पाएँगे, डरे हैं, सहमे हैं, असहज में हैं, ठीक है? गलत तरीके से, मतलब चीज़ें अच्छे तरीके से आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जब भी कम्युनिकेट करना है, तो आपको स्टे काम, यानी कि शांत रहना है, अच्छा-सा एकदम शांत तरीके से खड़ा होकर के बात करना है। फिर दूसरा है बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास बढ़ाएँ। जैसे जब भी आप पेपर देने जाते हैं, तो बार-बार आपको बताया जाता है कि चलिए, जितना आपने पढ़ लिया है, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है। ये नहीं कि कॉन्फिडेंस जब डाउन कर देंगे, पता चले कि 50 में 60 में 25 नंबर करने वाले भी थे, अब पता चले कि 15 पे ही लटक जाएँगे। तो कॉन्फिडेंस, जहाँ भी आप जाएँगे, इंटरव्यू देने जाएँ, चाहे कहीं भी जाएँ, बोलने जाएँ, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है कि हाँ यार, चलो, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। अवॉइड स्ट्रेस एंड फियर, यानी कि भय को और डर को और टेंशन को आपको दूर रखना है, इससे आपको बचना है। कभी-कभी ये होता है ना, कि जैसे मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू ही होने वाला है, ठीक है? अब इंटरव्यू से पहले क्या होता है, बहुत सारे बच्चे एकदम डर जाते हैं कि अरे यार, हम कैसे वहाँ पे खड़ा होंगे मैनेजर के सामने, कैसे हम इंटरव्यू देंगे, हम बोल नहीं पाएँगे तो क्या होगा? तो अपने अंदर से टेंशन को और डर को, भय को, इसको आपको दूर करना है। फिर लिसन केयरफुली, जब भी अगला कुछ बोल रहा है, तो उसको आपको ध्यान से सुनना है, कहिए कि इमोशनली आपको उसको सुनना है अच्छे तरीके से, मतलब दिल की गहराई से आपको सुनना है, समझना है, फिर उसका आपको रिप्लाई देना है। फिर स्पीक फ्रीली एंड पोलाइटली, यानी कि जब भी आपको बात करना है, जिस भी तरीके से आप बात कर रहे हैं, एकदम फ्रीली तरीके से, फ्री होकर के बात कीजिए, पोलाइटली बात कीजिए, यानी कि खुलकर और विनम्रता से बात कीजिए। खुलकर तो आपको बात करना है अच्छे से, अब ये नहीं कि इसमें क्रोधित होकर के, अरे यार! ऐसे कैसे ये पूछ दिए, ये वो नहीं। आपको विनम्रता से जो भी आपको बात करनी है, भले वो नेगेटिव फॉर्म में ही आपको कहनी है, लेकिन विनम्रता से आपको अच्छे से, दिल से, कि हाँ, अगले को ये ना लगे कि हाँ, ये क्रोधित होकर के बोल रहा है, नहीं तो पूरा काम खराब हो जाएगा, ठीक है? तो जब भी आप बोलेंगे, फ्रीली बोलेंगे, यानी कि अच्छे से बोलेंगे, एकदम फ्री होकर के, टेंशन फ्री होकर के बोलेंगे, और पोलाइटली, यानी कि विनम्रता विनम्रता से बोलेंगे। जैसे कई लोग होते हैं ना, उनके बोलने का तरीका काफ़ी अच्छा होता है, व्यवहार काफ़ी अच्छा होता है, कि जब भी मिलेंगे, "हाँ भैया जी, आइए, चाय पी लीजिए, ये कर लीजिए।" कई लोग होते हैं, ऐसे जैसे बोल देते हैं ना, कभी कुछ पूछेंगे या फिर बात भी करेंगे, तो ऐसे बात करेंगे चिल्ला करके, तो ये आपको थोड़ा-सा खराब लगता है, मतलब लगता है कि हाँ, ये बेइज़्ज़ती कर रहा है, ठीक है? तो जब भी आपको बात करना है, खुलकर फ्री तरीके से, और आपको पोलाइटली, यानी कि विनम्रता से बात करना है, ठीक है? ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स के कुछ दूर करने के
करिए कि हमने एग्जांपल्स देख लिए, ठीक है? उसके बाद से इसके बाद से क्या है साइकोलॉजिकल बैरियर समझ गए, काफ़ी ईज़ी है। फिर उसके बाद से है आपका कल्चरल बैरियर, ठीक है? यानी कि सांस्कृतिक बाधा। इसमें क्या होता है, हर जगह की संस्कृति, हर एक देश-देश की संस्कृति, हर एक राज्य-राज्य की संस्कृति अलग-अलग होती है। तो जब इसके चलते करिए कि बैरियर क्रिएट होता है आपके संचार में, तो उसी को कल्चरल बैरियर कहते हैं। जैसे देखिए, व्हेन डिफरेंसेस इन कल्चरल्स, बिलीफ्स और कस्टम्स causes मिसअंडरस्टैंडिंग, इट इज़ कॉल्ड ए कल्चरल बैरियर। यानी कि जब संस्कृति, विचारों या रीति-रिवाजों में अंतर के कारण गलतफ़हमी हो जाती है, तो उसे सांस्कृतिक बाधा कहते हैं। इसका नॉर्मल सा एग्ज़ाम्पल, सबसे सिंपल एग्ज़ाम्पल देख लीजिए। भाई आप कहीं न कहीं तो शादी में जाते होंगे, ठीक है? अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हर एक कास्ट की बात करें तो उनके में शादी करने का तरीका अलग होता है। मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, ठीक है? तो आप जाएँगे तो आप अपने हिसाब से सोचेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए कि आप दूसरे कास्ट के हैं, ठीक है? आप किसी दूसरे कास्ट के मैरिज में चले गए, तो आप सोचेंगे कि यार इसके बाद से ये होगा, अपने दोस्त को बताएँगे देखो यार इसके बाद से ये होगा। फिर पता चलेगा कि यार ये तो हो ही नहीं रहा है, इनके में तो कुछ और सिस्टम है, इनके तो देखिए ये हो रहा है। ये तो कहिए कि जैसे आपके बौद्ध हो गए, जैन हो गए या फिर क्रिश्चियंस हो गए, तो सबका अलग-अलग तरीका होता है ना हर एक का शादी का, या फिर कहीं का भी किसी भी राज्य में चले जाएँ तो वहाँ के कल्चर का, वहाँ की हर एक चीज़ों में डिफरेंस होता है, ठीक है? तो उन उन चीज़ों को आप समझ नहीं पाएँगे, तो यही कहा जा रहा है यहाँ पे कि जब भी आप कल्चर के चलते देखिए, जब संस्कृति या फिर विचारों या फिर रीति-रिवाजों में अंतर के कारण गलतफ़हमी होती है, तो उसे सांस्कृतिक बाधा कहते हैं। आप किसी एरिया में आप चले गए, वहाँ का कल्चर कुछ अलग है, तो हो सकता है ना कि वहाँ का जो रीति-रिवाज होगा वो अलग तरीके से होगा। तो उसको देख कर के, जैसे आपके यहाँ कोई शादी हो रही है या फिर कोई फंक्शन हो रहा है, तो आप देख कर के समझ जाएँगे। जैसे आप मान लीजिए कि केक काटा जा रहा है, तो आप देख कर के समझ जाएँगे ना कि हाँ, केक काटा जा रहा है। जयमाला हो रहा बर्थडे है, केक काटा जा रहा है, तो जयमाला हो रहा है तो मतलब कि शादी हो रही है किसी न किसी की। लेकिन अगर दूसरे किसी कल्चर में चले जाएँगे, तो वहाँ के रीति-रिवाज को देखेंगे, तो आप देख कर के समझ नहीं पाएँगे। अब मान लीजिए कि वहाँ कोई अंडा काट रहा है, म हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ, वहाँ मान लीजिए कि कोई अंडा काट रहा है, वहाँ का कोई रीति-रिवाज है, तो क्या आप उसको देख कर के समझ जाएँगे? वहाँ उनकी सूचनाओं को प्राप्त कर पाएँगे कि अरे यार, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये अंडा क्यों काट रहे हैं, ठीक है? वहाँ पे हो सकता है कि किसी और तरीके से शादी वगैरह होता होगा, तो उसको देख कर के आपको लगेगा कि यार, ये हो सकता है कि ये कोई नॉर्मल पार्टी है, बाद में आपको पता चलेगा अरे यार, ये तो शादी है। तो जब भी संस्कृति के चलते, विचारों या फिर नए-नए विचारों के चलते, अलग-अलग विचारों के चलते या फिर रीति-रिवाज में अंतर के कारण जब गलतफ़हमी हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मतलब आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, उसे हम कल्चरल बैरियर कहते हैं, अर्थात सांस्कृतिक बाधा कहते हैं। अब इस बाधा को हमें दूर कैसे करना है? भाई हमने पढ़ लिया कि कल्चरल बाधा, सबका करिए कि अलग-अलग डिफरेंस डिफरेंस करिए कि अलग-अलग कल्चर होता है। अब इससे हमें बचना कैसे, इसको हमें दूर कैसे करना है ताकि हम भी उस भाषा में एक तरीके से उस कल्चर में ढल जाएँ। इसमें देखिए, रिस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर्स। आपको क्या करना है, अलग-अलग संस्कृतियों का सम्मान करना है, उसके बारे में सीखना है। जब ज़ाहिर-सी बात है कि जब अलग-अलग संस्कृति के बारे में आप उसका सम्मान करेंगे, उसको जानेंगे, उसको सीखेंगे, तो कहीं भी जाएँगे, किसी प्रकार की संस्कृति होगी तो आप उसको देख करके, सुन करके समझ जाएँगे ना, मतलब कि हाँ, हाँ, ये काम हो रहा है यहाँ पे, ये काम हो रहा है यहाँ पे, इसका कल्चर यहाँ पे यही है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको सभी डिफरेंट कल्चर्स जो हो गए, उनका आपको सम्मान करना है। लर्न अबाउट अदर कल्चर्स, यानी कि दूसरों की संस्कृति के बारे में आपको जानना भी है। चलिए, आपने उसका सम्मान किया, बहुत अच्छी चीज़ है। अब उसको आप जानेंगे ना कि हाँ यार, ये यहाँ का ये प्रोसेस है, यहाँ ऐसे होता है, यहाँ ऐसे होता है, तो उसके बारे में आपको सीखना है, आपको जानना भी है, ठीक है? उसके बाद से देखिए, अवॉइड कल्चरल जोक्स, जो आपके सांस्कृतिक मज़ाक वगैरह होते हैं, जैसे होता है ना, कई लोग कई किसी के बारे में धर्म के बारे में मज़ाक बनाते हैं, कभी लोग किसी धर्म के बारे में मज़ाक बनाते हैं, तो आपको ये सब काम नहीं करना है। अवॉइड कल्चरल जोक्स, यानी कि सांस्कृतिक मज़ाक से आपको बचना है, ना आपको करना है, ना आपके जो भी साथी संबंधी दोस्त वगैरह होंगे, अगर वो गलत काम करते हैं, किसी धर्म के बारे में मज़ाक बनाते हैं। भाई सबका अपना-अपना एक तरीके से धर्म है। ये कहिए कि आपका जो संविधान है वो भी आपको अधिकार देता है कि हाँ, ठीक है, आपको जिसको भी पूजना है, जिसको भी मानना है, जिसको भी जानना है, जैसे भी आपको रहना है उस तरीके से आप रह सकते हैं। तो आपको सबका सम्मान करना है, किसी पे जोक नहीं बनाना है। फिर डू नॉट जज अदर्स, यानी कि दूसरों को गलत ना समझें, ठीक है? दूसरा कल्चर जैसे होता है ना, किसी का ये कल्चर है तो आप उसको देख कर के कहते हैं कि देखो ये क्या-क्या कर रहे हैं, ऐसे-ऐसे उनके में होता है, ठीक है? तो आपको देख कर के हँसना नहीं है, किसी के बारे में गलत नहीं कहना है, ना ही उसका आपको जोक बनाना है। और बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, यानी कि विनम्र और सम्मानजनक रहना है आपको, कहीं भी जाएँगे किसी भी कल्चरल में, ठीक है? तो ये तो आपने मैंने प्रीवियस टॉपिक में भी आपको बताया, प्रीवियस वाले में, कि आपको कहीं भी किसी से बात करना है, फिर किसी भी कल्चर में जाना है, तो कल्चर में क्या होता है, आपको देख कर भी कई लोग, जैसे होता है ना कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी शादी हो रही है, ठीक है? तो आप जब लड़की वाले देखने आएँगे, तो आप एकदम शांत स्वभाव से, क्या है, शांत स्वभाव से आप खड़े हैं अच्छे से, ठीक है? शांत स्वभाव से आप अच्छे से खड़े हैं, तो आपके कल्चर को देख कर के, आपके बिहेवियर को देख कर के वो कहने लगेंगे ना कि हाँ, लड़का बहुत अच्छा है, बहुत शांत नेचर का है, ठीक है? तो ये आपको शांति बनाए रखनी है, और विनम्रता आपको ऐसे झलके कि जैसे जब भी आपको कोई देखे तो लगे कि हाँ, ये बच्चा अच्छा है, विनम्र है, शांति वाला है, मतलब नॉर्मल बच्चा है, ठीक है? ये नहीं कि हाँ, हुड़दंग मचाते चलिए, गुटखा खा के इधर-उधर थूकते चले गए, भाई ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप गुटखा खाते हैं, हीरोबाज़ी करते हैं, इधर-उधर थूकते हैं, या फिर
होता है ना कुछ गलत तरीके से काम करते हैं, तो देखने वाले क्या कहेंगे कि यार ये एकदम बेकार आदमी है, इसके घर वालों ने कुछ संस्कार ही नहीं दिया है। लेकिन वही एक दूसरा बच्चा है जो पढ़ता है, हमेशा नॉर्मल शांत रहता है, लोगों से कहिए कि अच्छे तरीके से बातचीत करता है, हाय, हेलो, नमस्ते जो भी करना होगा वो करता है, तो क्या कहा जाएगा? वो एक अच्छा बच्चा कहा जाएगा, ठीक है? तो बी पोलाइट, आप जब भी किसी भी कल्चर में जाएँगे या फिर कहीं भी जाएँगे तो आपको क्या रहना है? बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, अच्छे से आपको रहना है, विनम्र तरीके से और सम्मानजनक तरीके से रहना है कि अगला देख कर के कहे कि हाँ, वाक़ई में ये आदमी अच्छा खासा है, ठीक है? तो कल्चरल बैरियर्स आपने पढ़ लिया और इसको कैसे-कैसे दूर कर सकते हैं, वो भी आपने देख लिया। फिर उसके बाद से देखिए आपका है 5वां टेक्निकल बैरियर्स, ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था, जितने भी आपके टेक्निकल डिवाइसेज़ हो गए, जब उसके थ्रू आप कहिए कि कम्युनिकेट करते हैं और उसके बाद से उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो आपका टेक्निकल बैरियर कहलाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, पहले डेफिनिशन देखिए, व्हेन प्रॉब्लम्स विथ फोन्स, कंप्यूटर्स, इंटरनेट्स और नेटवर्क्स डिस्टर्ब्स कम्युनिकेशन, इट इज़ कॉल्ड टेक्निकल बैरियर, यानी कि जब फ़ोन, कंप्यूटर या इंटरनेट या नेटवर्क की समस्या से संचार में रुकावट आती है, तो उसे तकनीकी बाधा कहते हैं, टेक्निकल बैरियर कहते हैं। समझ गए? ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ईज़ी है। अब इसको दूर कैसे करना है? टेक्निकल बैरियर तो चलिए हो रहा है आपके कम्युनिकेशन में, इसको दूर कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले चेक द इंटरनेट कनेक्शन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, ठीक है? बहुत इमरजेंसी है, ठीक है? 2 लोग चैट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, पता चले कि आपका नेटवर्क चला गया, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं? तुरंत फ्लाइट मोड में मारते हैं, फ्लाइट मोड के बाद से कई बार आप क्या करते हैं? रिपीट करते हैं, फ्लाइट मोड मारते हैं कि हाँ, सही हो जाए, नेटवर्क वगैरह आ जाए, ठीक है? तो चेक दी क्या कहा जा रहा है वहाँ पे पहला पॉइंट कि हाँ, चेक दी इंटरनेट कनेक्शन, आप इंटरनेट कनेक्शन की जाँच करें कि हाँ, आपका इंटरनेट पकड़ा है, सही से चल रहा है या फिर नहीं। चेक दी डिवाइस बिफोर कम्युनिकेशन, संचार से पहले उपकरण को जैसे जो भी आपका संचार है। अब एक और नॉर्मल आपने मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था कि हाँ, आप और आपकी मम्मी मान लीजिए कि बात कर रहे हैं, पता ये चले कि आपने ध्यान नहीं दिया, बहुत इमरजेंसी बात है, ठीक है? और आपका बैटरी का परसेंटेज 1% है और आपका चार्ज पूरा बात करते समय खत्म हो गया, ठीक है? तो इसके लिए क्या होगा भाई, ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप पहले से थोड़ा-सा एक तरीके से इसकी जाँच किए होते कि हाँ, हमारा कितना परसेंटेज है, चलो हम चार्ज में लगा करके बात कर रहे हैं, फिर पहले चार्ज कर ले रहे हैं, तब बात करेंगे। आप इमरजेंसी बात कर रहे हैं और उसके बाद से आपका पूरा डाउन हो गया, फिर पता लगे लाइट भी नहीं है, इस केस में आपके सामने समस्या क्रिएट होगी कि नहीं? तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भी आप किसी भी डिवाइस के थ्रू आप लैपटॉप से, कंप्यूटर से या फिर किसी भी मोबाइल फ़ोन से, टेलीफ़ोन से बात कर रहे हैं, तो उस डिवाइस की जाँच कर लें कि हाँ, उसमें चार्जिंग है या फिर नहीं है, ठीक है? रिचार्ज वाली समस्या तो नहीं है, रिचार्ज है या फिर नहीं, इन सारी चीज़ों की जाँच करने से मतलब है कि हाँ, जब भी आप डिवाइस से बात करने वाले हैं, किसी भी डिवाइस से, तो उसकी पहले आप जाँच कीजिए। फिर कीप डिवाइसेस चार्ज, देखिए वही अगला पॉइंट है कि उपकरणों को चार्ज रखें ताकि वो इमरजेंसी में आपको एक तरीके से फ़ायदा पहुँचाए, आपको आपकी ज़रूरत को एक तरीके से सही कर पाए। भाई मान लीजिए कि आपको ज़रूरी है, इमरजेंसी है, जैसे मान लीजिए कि आपको आज नॉर्मल एग्ज़ाम्पल लीजिए कि आपको आज एक मूवी देखना है, ठीक है? पता चले कि आपको मूवी देखना है और ध्यान में आपके नहीं आया, आपने चार्ज वगैरह में लगाया नहीं अपने लैपटॉप को या फिर कंप्यूटर को या फिर मोबाइल को और पता चले कि लाइट भी नहीं आ रही है, तो क्या आप देख पाएँगे मूवी वगैरह? उस दिन नहीं देख पाएँगे, तो कीप डिवाइसेस चार्ज, यानी कि कम्युनिकेट करने से पहले, बातचीत करने से पहले या फिर कुछ काम करने से पहले आप क्या करेंगे? उपकरण को आपको चार्ज रखना है। फिर यूज़ ए गुड नेटवर्क, अच्छे नेटवर्क का आपको क्या करना है? प्रयोग करना है, जो आपको अच्छा नेटवर्क प्रदान करता है, जिसमें कहिए कि समस्या ना हो, आपको देखने में भाई ज़ाहिर-सी बात है कि कोई वीडियो आप देख रहे हैं, पता चले कि वो लोडिंग, लोडिंग, लोडिंग ही करते आ रहा है, तो आपको गुस्सा आता है कि नहीं कि अरे यार! ये तो लोडिंग, लोडिंग कर रहा है, कुछ चल ही नहीं रहा है। तो आपको अच्छे नेटवर्क का भी प्रयोग करना है। कीप ए बैकअप मेथड, दूसरे संचार की व्यवस्था रखें, यानी कि एक चलिए टेक्निकल में यही होता है कि चलिए एक कभी-कभी कोई खराबी हो जाती है, तो आपको दूसरे माध्यम का भी आपको क्या करना है? ख्याल रखना है। चलिए इससे नहीं हो पा रहा है, जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर का हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप इंस्टाग्राम पे किसी से चैट कर रहे हैं, ठीक है? अब मान लीजिए कि इंस्टाग्राम में टेक्निकल ग्लिच आ गया, कभी-कभी होता है ना टेक्निकल ग्लिच आ गया, फिर मैसेज नहीं जा पा रहा है, फिर कई सारी समस्या या फिर आपका इंस्टाग्राम ओपन ही नहीं हो रहा है या फिर आप उसका पासवर्ड भूल गए हैं, फिर ओटीपी भी आपको नहीं मिल पा रहा है, पासवर्ड भी रीसेट नहीं कर पा रहे हैं, कई सारी समस्याएँ क्रिएट हो सकती हैं। तो अब आप क्या करेंगे? आपके पास बैकअप के लिए चलिए हमारे पास व्हाट्सएप है, ठीक है? व्हाट्सएप नहीं तो हम चलिए फेसबुक पे चले जाएँगे। यही कहा जा रहा है कि कीप ए बैकअप मेथड, यानी कि दूसरे संचार की व्यवस्था रखें, ठीक है? जिस भी माध्यम से आप संचार करते हैं, जिस भी चैनल से आप संचार करते हैं, तो उस टाइप से आप क्या करेंगे? दूसरे भी कहिए कि माध्यम को, दूसरे भी जो आपके ऑप्शंस होंगे, उनको बैकअप के रूप में रखेंगे कि चलिए इससे संचार नहीं हो पाया, तो इससे हो जाएगा। अब इसका एक दैनिक जीवन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप 1 किलोमीटर की दूरी पे हैं, ठीक है? 2 पर्सन हैं, ये टेक्निकल नहीं, ये नॉर्मल ले रहा हूँ मैं, ठीक है? ये समझाने के लिए बस आपको, 2 लोग हैं, अब मान लीजिए कि आपको कम्युनिकेट करना है फेस टू फेस, तो हो सकता है ना कि भाई आप साइकिल उठाएँगे, साइकिल से चले जाएँगे, ठीक है? ये भी हो सकता है। मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी साइकिल खराब हो गई किसी कारणवश, त तब आप क्या करेंगे? तो आपके पास एक
ऑप्शन है बैकअप में बाइक के रूप में। चलिए बाइक में तो तेल लगता है, थोड़ा पैसा लगता है, लेकिन हमारी अगर साइकिल खराब हो जाती है तो हम बाइक से चले जाएँगे, तो ये ऑप्शन के रूप में आपके पास है कि नहीं बैकअप के रूप में? कि भाई इमरजेंसी थी, हम डेली जाते हैं, आज हमारी साइकिल खराब हो गई, पंक्चर हो गई, हम नहीं जा पा रहे हैं, तो हम बाइक उठाएँगे, बाइक से चले जाएँगे, तो ये आपका बैकअप के रूप में क्या हो गया? बाइक हो गया। या फिर चलिए आप डेली बाइक से जाते हैं, तो साइकिल आपका बैकअप के रूप में हो जाएगा। चलिए हम बाइक से जाते हैं, आज बाइक खराब हो गई या फिर तेल के हमारे पास पैसे नहीं, या फिर बाइक खराब ही हो गई, तो हम क्या करेंगे? साइकिल उठाएँगे, साइकिल से चले जाएँगे। तो ये बैकअप के रूप में आपके पास कम्युनिकेशन की चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें होनी चाहिए। ये मैंने नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू बताया, बाकी यहाँ पे तो हम टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? समझ गए चीज़ों को कि टेक्निकल बैरियर क्या होता है, उनको कैसे-कैसे हम दूर कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। फिर उसके बाद से नेक्स्ट है आपका सिमेंटिक बैरियर। तो जो आपका लैंग्वेज बैरियर है, सेम आपका इसी को सिमेंटिक बैरियर को ही लैंग्वेज बैरियर कहते हैं, या फिर लैंग्वेज बैरियर को ही सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। बस इसमें थोड़ा-सा हल्का-सा डिफरेंस होता है, उसमें पूरी भाषा आ जाती है और इसमें शब्द जब आपको समझ में नहीं आते हैं, तो उसको हम सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। तो दोनों का डेफिनिशन आप सेम लिख सकते हैं, चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, चाहे तो लैंग्वेज बैरियर वाला भी लिख सकते हैं। देखिए, व्हेन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इज नॉट क्लियर और इज मिसअंडरस्टूड, इट इज कॉल्ड ए सिमेंटिक बैरियर। यानी कि जब शब्दों का अर्थ स्पष्ट न हो या गलत समझा जाए, तो उसे शब्दार्थ संबंधी बाधा कहते हैं। भाई आप किसी से बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, पता चले कि बीच-बीच में होता है ना कि एक-एक शब्द, एक-एक, दो-दो शब्द आपको समझ ही में नहीं आ रहा कि यार ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसी को हम सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। अब इस बैरियर से हम बच कैसे सकते हैं? तो वही है, यूज़ सिंपल वर्ड्स, सरल शब्दों का आप प्रयोग करें, अच्छे-अच्छे ईज़ी शब्दों का आप प्रयोग करें। अवॉइड कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, यानी कि भ्रमित करने वाले शब्दों से बचें, जो ऐसे शब्द हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, उससे आपको बचना है। एक्सप्लेन डिफिकल्ट वर्ड्स, जब अगर आप किसी डिफिकल्ट वर्ड्स को बोल भी दे रहे हैं, तो उसको आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करके बता देना है कि हाँ, इसका मतलब, इसका मीनिंग ये होगा। स्पीक क्लियरली, जब भी आप बोलेंगे, ये आपका लैंग्वेज में भी था और इसमें भी है, जब भी आप बोलेंगे भाई क्लियरली बोलेंगे। जब क्लियरली बोलेंगे तभी तो अगला समझ पाएगा। अगर आप क्लियर बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो अगला समझेगा क्या? फिर उसके बाद से कन्फर्म द मीनिंग, अर्थ की पुष्टि करें। वही मैंने आपको बताया कि जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कुछ अगर ऐसे वर्ड्स बोल दे रहे हैं जो थोड़े-से डिफिकल्ट टाइप के हैं या फिर किसी भी टाइप के हैं, तो उसको एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए, उसका मीनिंग क्लियर कर दीजिए, कन्फर्म कर दीजिए कि हाँ, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम गलत मत समझना, ठीक है? यही आपका सिमेंटिक बैरियर होता है। फिर उसके बाद से है आपका लास्ट ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। इसमें क्या होता है देखिए, व्हेन पुअर रूल्स, स्ट्रक्चर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स क्रिएट प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज कॉल्ड एन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। यानी कि जब संगठन के गलत नियम, व्यवस्था या संचार प्रणाली के कारण समस्या होती है, तो उसे संगठनात्मक बाधा कहते हैं। या फिर ऐसे कह लीजिए, भाई कोई यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? कोई आपका डिपार्टमेंट हो गया, कोई आपकी कंपनी हो गई, कोई आपकी फैक्ट्री हो गई, सबका मतलब, या फिर कोई मान लीजिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन मतलब मान लीजिए कि आपका कॉलेज ही हो गया, ठीक है? जब किसी भी कॉलेज में, यहाँ पे कॉलेज का एग्जांपल लेते हैं, जब किसी कॉलेज में आपका कहिए कि पुअर रूल्स, यहाँ पे कोई वहाँ पे बात करने का, कम्युनिकेट करने का कोई सटीक रूल नहीं है, तरीका नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है? इससे क्या होगा? सबके कम्युनिकेशन में सब, भाई मान लीजिए कि वहाँ पे फ्री दे दिया गया है, ठीक है? कि जहाँ-जहाँ के बच्चे आ रहे हैं, तो कोई हिंदी बोले, कोई भोजपुरी बोले, कोई अपनी भाषा में जैसे-तैसे बोले, एकदम लोकल लैंग्वेज में, तो सबको समझ में नहीं आएगा। कोई वहाँ पे फिक्स नियम कानून है नहीं, रूल दिशा-निर्देश है नहीं, तो बाधा क्रिएट होगी कि नहीं? उस कंपनी में, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी संस्थान हो, उसमें बाधा क्रिएट होगी कि नहीं? ज़ाहिर-सी बात है कि बाधा क्रिएट होगी, संचार आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्हेन पुअर रूल्स, स्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन सिस्टम क्रिएट्स प्रॉब्लम्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज कॉल्ड एन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। कि जब संगठन में, या फिर कहिए कि जब डिपार्टमेंट में, या फिर जब कंपनी में, फैक्ट्री में, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं की बात कीजिए, तो जब संगठन के गलत नियम, व्यवस्था, भाई नियम भी गलत है, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है संचार वाली, ठीक है? या संचार प्रणाली, यहाँ पे यानी कि वहाँ पे पूरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, वही एक तरीके से करप्ट है, खराब है। वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन सिस्टम का कोई दिशा निर्देश नहीं है, कोई रूल नियम नहीं है कि कैसे बात करना है, किस तरीके से बात करना है, किस लहजे में बात करना है, किस भाषा में बात करना है। तो यही यहाँ पे कहा जाए कि जब संगठन के गलत नियम, व्यवस्था और संचार प्रणाली के कारण समस्या होती है, तो उसे संगठनात्मक बाधा कहते हैं। अब इसको दूर हम कैसे कर सकते हैं? तरीके देख लीजिए। तो मेक क्लियर रूल्स, स्पष्ट नियम बनाएँ। कोई भी डिपार्टमेंट हो, संस्था हो, तो उसमें एक स्पष्ट नियम बनाएँगे कि ठीक है भाई, सबको इंग्लिश ही बोलना है, यहाँ पे किसी का भोजपुरी, किसी का हिंदी नहीं चलेगा। मतलब एक फिक्स नियम कानून बनाएँगे, वहाँ का जो भी रूल होगा वो अपने हिसाब से बनाएँगे। हाँ, इसी भाषा में सबको यहाँ पे कंपनी में बात करना है, नहीं तो समस्याएँ क्रिएट हो रही है। एक तरीके से इन्फॉर्मेशन शेयर करने में समस्याएँ क्रिएट हो रही है। फिर यूज़ प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स का कलिए का उपयोग करें। वहाँ पर एक फिक्स कि हाँ, चलिए लोग ईमेल के थ्रू सभी स्टाफ आपस में बात करेंगे, तो सभी के पास ईमेल अर्थात इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए। इंटरनेट की फैसिलिटी होगी तभी आपका ईमेल हो पाएगा, ठीक है? तो जो भी वहाँ पे एक चैनल होगा कि हाँ, चलो सबका एक ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप के थ्रू चैट किया जाएगा, या फिर ईमेल के थ्रू बात किया जाएगा, या फिर गूगल मीट के थ्रू मीटिंग किया जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया जाएगा। तो एक प्रॉपर वहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल आपको बनाना है कि हाँ, इससे इसके थ्रू हम लोग का कम्युनिकेशन होगा। पता ही चले कि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं,
इंस्टाग्राम पे आप वीडियो कॉल करके बात करना चाहते हैं, पता चले कि दूसरा स्टाफ कलिए कि व्हाट्सएप पे है, तीसरा कलिए कि फेसबुक पे है, सब अलग-अलग चलाते हैं, कोई एक नहीं चलाता है। तो क्या समस्या वहाँ पे क्रिएट होगी कि नहीं? भाई ज़ाहिर-सी बात है होगी। तो एक आपको फिक्स यानी कि ये क्या करेगा, कंपनी निर्धारित करेगा, जो भी ऑर्गेनाइज़ेशन है वो निर्धारित करेगा कि एक तरीके फिक्स माध्यम हो जिसके थ्रू सभी लोग आपस में जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस, एक आपको स्पष्ट निर्देश देना है कि हाँ, ऐसे आपको ये काम करना है, इस तरीके से कम्युनिकेट करना है। ये नहीं कि कोई व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लिया है, कोई फेसबुक, कोई गूगल मीट, कोई ये वो और सब अलग-अलग कह रहे हैं कि नहीं हम तो यही चलाते हैं, हम दूसरा वाला नहीं चलाएँगे। तो सबको क्लियर स्पष्ट निर्देश दे देना है कि हाँ, ऐसे-ऐसे यहाँ पे कम्युनिकेट होगा। वहाँ पे एक कंपनी का एक नियम कानून भाई ज़ाहिर-सी बात है कि होना चाहिए। फिर उसके बाद से कीप गुड कोऑर्डिनेशन यानी कि अच्छा तालमेल रखें आप। ज़ाहिर-सी बात है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में हैं, तो आपको अच्छा तालमेल भी रखना होगा कि हाँ, जब तालमेल रखते हैं तो दूसरा आपकी भावनाओं को भी देख कर भी कभी-कभी समझ जाता है कि हाँ, ये क्या कहना चाहता है, क्या बोलना चाहता है या फिर कोई मीटिंग होने वाली है तो अच्छा जब तालमेल रखेंगे तो अच्छे से कम्युनिकेट भी कर पाएँगे। जब थोड़ी-सी चीज़ों को कहेंगे तो अगला वाला एक्सप्लेन करके वो समझ जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है, इससे हमारा तालमेल है तो वो समझ करके आपकी बातों को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगा। टेक रेगुलर फीडबैक और नियमित प्रतिक्रिया लें। जब भी किसी चीज़ के बारे में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उससे आप फीडबैक लें कि हाँ, हमारी बातें आपको समझ में आई या फिर नहीं, या फिर आप मान लीजिए कि मैनेजर के पोस्ट पे हो गए, तो आप दूसरों को कुछ बता रहे हैं तो बाद में आपको ये पूछना चाहिए कि हाँ, हमने जो बताई, जो नियम कानून बताए या फिर जो भी हमने जानकारी आपको साझा की, वो आपको पता चली, उसमें समझने में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं हुई। इन सारी चीज़ों का भी आपको ख़्याल रखना है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हमने पढ़ लिया और इसको कैसे-कैसे दूर कर सकते हैं, वो तरीके हमने देख लिया, ठीक है? अब उसके बाद से ये आपका समाप्त हो गया, उसके बाद से आता है आपका लास्ट टॉपिक यूनिट नंबर फर्स्ट का, जो लास्ट के लिए क्या है आपका टॉपिक है टूल्स और डिवाइसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे देखिए पढ़ना क्या है, टूल्स और डिवाइसेस से समझ लेंगे। टूल्स का मतलब क्या है, इसमें आपके हार्डवेयर पार्ट्स भी आ जाएँगे और आपके सॉफ्टवेयर पार्ट्स भी आ जाएँगे। जैसे हार्डवेयर में क्या हो गया, मोबाइल क्या है आपका एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। भाई आपके मोबाइल में नॉर्मल भाषा में कहें, तो मोबाइल में छोटे-छोटे आईसी, लोहा लग कर ये छोटे-छोटे चीज़ें प्लास्टिक या फिर छोटे-छोटे टीन के या फिर आईसी वगैरह लगे होंगे कि नहीं? मतलब जिसको आप छू सकते हैं, तोड़-फोड़ कर सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, देख सकते हैं, वो आपका हार्डवेयर कहलाता है। अब इस मोबाइल में आप यूज़ करते होंगे सॉफ्टवेयर का, जैसे व्हाट्सएप हो गया, क्या व्हाट्सएप को आप पकड़ते हैं? भाई व्हाट्सएप तो एक तरीके से आपका सॉफ्टवेयर है जो एक तरीके से प्रोग्राम किया है, उसको बनाया गया है डेटा दे करके। व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या फिर आपका एंड्रॉयड हो गया, जब भी आप फ़ोन का उपयोग करते होंगे, ओपन करते होंगे, तो उसमें लिख करके आता होगा पावर्ड बाय एंड्रॉयड, या फिर जो आपका आईफ़ोन होगा तो उसका एप्पल करके आपका आईफ़ोन करके लिख के आता है, ठीक है? एप्पल का फ़ोन होगा तो। तो सबका अपना-अपना सॉफ्टवेयर होता है और हर एक चीज़ का अलग-अलग सॉफ्टवेयर होता है काम करने का। तो यहाँ पे हमें कम्युनिकेशन चैनल के बारे में पढ़ना है, टूल्स और डिवाइसेज़ के बारे में पढ़ना है कि किस-किस टूल्स और डिवाइस के चलते इस पे आपके दोनों आ जाएँगे, हार्डवेयर भी आ जाएगा, अर्थात डायरेक्ट आप मोबाइल भी कह सकते हैं कि हम मोबाइल से कम्युनिकेट करते हैं। मोबाइल में जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं कि हाँ भाई हम व्हाट्सएप से चैट करते हैं, तो आप व्हाट्सएप का भी नाम ले सकते हैं। तो इसमें सभी के बारे में कुछ बेसिक-बेसिक के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समझ गए, जितने भी आपके टेक्निकल डिवाइसेज़ हो गए, कहिए कि उसको हम कहिए कि एक तरीके से हार्डवेयर कहेंगे, और उसमें जितने भी ऑप्शंस रहते हैं बात करने के तरीके, जैसे आपका मोबाइल ही हो गया, अब मोबाइल आपका एक हार्डवेयर हो गया। अब मोबाइल में भी आपके कई सारे कम्युनिकेशंस के ऑप्शंस हैं कि नहीं, कि भाई आप व्हाट्सएप से भी बात कर सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, आप फेसबुक से भी बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी बात कर सकते हैं, गूगल मीट से भी बात कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। गूगल क्रोम से जाकर के आप जानकारी को भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे है ना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है? तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए टूल्स और डिवाइसेज़ से मतलब है यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सभी से है, ठीक है? देखिए ऐसे उपकरण यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जिससे, तो बस इतना पढ़िए आप कि ऐसे उपकरण जिससे सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाता है, यानी कि ऐसे डिवाइसेज़ जिससे सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाता है, फिर ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे टेक्निकल डिवाइसेज़ जिससे सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाता है, उसे संचार के साधन यानी कि टूल्स और डिवाइसेज़ ऑफ कम्युनिकेशंस कहते हैं, यानी कि संचार के साधन कहते हैं। देखिए such devices hardware software through which information is exchanged are called tools or devices of communication। ये तो आपके लिए काफ़ी सिंपल टॉपिक है। जिस भी कहिए कि टेक्निकल डिवाइस, टेक्निकल कहिए कि टूल्स के चलते आप कम्युनिकेट करते हैं, उसी को हम, चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, उसी को हम टूल्स और डिवाइसेज़ ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। हिंदी में देखिए यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, अब इसका एग्ज़ाम्पल देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल उपकरण कौन-कौन सा है? जैसे आपका स्मार्टफ़ोन हो गया, अर्थात टेक्निकल जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं, आपका स्मार्टफ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारे आप चलाते होंगे, ठीक है? फिर उसके बाद से सॉफ्टवेयर बेस्ड आपके कम्युनिकेशन टूल्स कौन-कौन से हो गए? भाई ईमेल के थ्रू आप बात करते हैं, कंपनी में आप जाएँगे जैसे ही, तो वहाँ पे पूरा काम आपका ईमेल से होता है। व्हाट्सएप से आप जानकारी को साझा करते हैं, फेसबुक से आप जानकारी को साझा करते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, जिसे वर्तमान में एक्स कहते हैं, गूगल से करते हैं, और एक और इसमें नाम आप जोड़ लेंगे सबसे जो महान है,
इंटरनेट, ठीक है? भाई इंटरनेट से पूरा आप काम करते हैं, जानकारी प्राप्त भी करते हैं, किसी को जानकारी साझा करना होता है तो वहाँ पे सर्च करके आप भेजते भी हैं। तो इंटरनेट के बिना तो एक तरीके से कई सारे काम ही आपके रुक जाएँगे। तो ये सारे क्या है, ये आपके सॉफ्टवेयर बेस्ड आपके ऐप्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, आपके कहिए कि ब्राउज़र वगैरह है जिससे आप क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और ये क्या है, पूरे आपके कहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हो गए, अर्थात कहिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हो गए, जिसके अंदर आप ऐप वगैरह को इंस्टॉल करके आप बातचीत करते हैं, ठीक है? जैसे पुराने ज़माने में आपका क्या था, अभी हम पढ़ेंगे टेलीफ़ोन, ठीक है? तो टेलीफ़ोन से क्या करते थे भाई, वो पहले तो स्मार्ट था नहीं, वो टेलीफ़ोन था, किससे केवल आप इससे वॉइस कॉल वगैरह करते थे। अब जब स्मार्टफ़ोन आ गया तो आप क्या करते हैं, वॉइस कॉल के साथ-साथ आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, भाई मैसेज कर सकते हैं, भाई किसी से एक तरीके से कोई भी काम होगा, पैसे का लेन-देन होगा, ये सारे काम कर सकते हैं। तो पहले आपका टेलीफ़ोन आता था जो केवल वॉइस कॉल के लिए था, और अब आपके क्या हो गए, और इसमें जैसे-जैसे एक तरीके से टेक्निकल चीज़ें आती गई तो और आपका ये स्मार्ट होते गया तो स्मार्टफ़ोन हो गया। अब इतनी चीज़ों को समझ गए, अब यहाँ पे चलिए टूल्स और डिवाइसेज़ हमने देख लिया, अब इसके एग्ज़ाम्पल्स को देखते हैं कि कितने एग्ज़ाम्पल्स आपको लिखने हैं और कौन-कौन से आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो 10 दिख रहे होंगे, ज़्यादातर जो चांसेज़ रहते हैं, कभी-कभी नाम लेकर के पूछता है, तो इसी में से आपसे 10 से पूछेगा, ठीक है? ये आपके मॉडर्न है, अर्थात नए ज़माने के अकॉर्डिंग है, और ये आपके बुढ़ऊ, बुढ़ऊ मतलब समझिए कि आपके पुराने ज़माने के हैं, ठीक है? ओल्ड वाले हैं, जो पुराने ज़माने में चलते थे, जैसे आपका फैक्स मशीन हो गया, वॉकी-टॉकी हो गया, वेबकैम हो गया। वेबकैम और माइक्रोफ़ोन तो अभी भी नॉर्मल है, प्रोजेक्टर भी अब आपका ये नया वाला है, ठीक है? सैटेलाइट भी अब आपका नया वाला है, ये पेजर हो गया, टेलीग्राफ हो गया, इंटरकॉम हो गया, ये सब आपके ये पुराने वाले हैं, ठीक है? दिखा दूँ मैं आपको एक बार। ये आपका पुराना वाला हो गया, फिर आपका यहाँ से ये वाला आपका पुराना वाला हो गया, ठीक है? ये सब तो आपका वेबकैम हो गया, जो कैमरा होता है ना कि लैपटॉप के ऊपर, जैसे आपके लैपटॉप का कैमरा खराब है या फिर आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में कैमरा नहीं है, तो उसके ऊपर आप एक कैमरा लगा देते हैं छोटा-सा, ठीक है? तो उसी को हम वेबकैम कहते हैं। माइक्रोफ़ोन आप जानते हैं, जिससे आपके आवाज़ें रिकॉर्ड वगैरह होती है, अगला सुनता है। प्रोजेक्टर आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको बड़ी पर्दे पे मूवी देखना है, तो एक प्रोजेक्टर आप लाते हैं, इससे लाइट निकलती है और बड़े पर्दे पे जाती है और इस पे आपकी मूवी चलती है। सैटेलाइट फ़ोन हो गया, जो सैटेलाइट के थ्रू कहिए कि फ़ोन वगैरह कनेक्ट होते हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं, आप नॉर्मली व्हाट्सऐप पे भी वीडियो कॉल वगैरह बात करते हैं। तो ये फीचर्स आपके पुराने ज़माने में थोड़े थे, ठीक है? ये तो आपके अब आए हैं ना, तो ये कुछ इसमें नई चीज़ें हैं, ये मैंने बता दी है, और बाकी ये सारी चीज़ें नहीं है, तो इसी में से आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कभी डायरेक्ट दे देता है कि टूल्स और डिवाइसेज़ के बारे में बताइए, और कभी-कभी नाम लेगा, तो नाम लेगा तो इन्हीं सब में से नाम लेगा, ठीक है? चाहे टेलीफ़ोन ले, चाहे मोबाइल फ़ोन, चाहे स्मार्टफ़ोन, चाहे कंप्यूटर, चाहे लैपटॉप, चाहे टैबलेट, चाहे रेडियो, चाहे टेलीविज़न, चाहे ईमेल, चाहे इंटरनेट, यही 10 आपके क्या है, वी वी आई वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट लेकर के चल सकते हैं। इनमें से नाम लेकर के पूछे जाने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, या फिर कह सकते हैं ना के बराबर होते हैं, ठीक है? अब इनके बारे में जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा-थोड़ा करिए कि एक तरीके से बताते चलता हूँ। बस आपको इन्हीं सब पे फ़ोकस करना है, ठीक है? और इसका मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊँगा, बस थोड़ा बहुत समझा दे रहा हूँ। टेलीफ़ोन सबने देखा होगा, डायग्राम की सहायता से, आप फ़ोटो की सहायता से देख कर के समझ जाएँगे। ये क्या होता था, टेलीफ़ोन, नॉर्मल में देखिए डेफ़िनिशन नहीं पढ़ूँगा। टेलीफ़ोन क्या होता था, आप इससे केवल वॉइस कॉल करते थे। क्या करते थे? दूसरों से बातें करते थे, कहीं जैसे कोई दूसरा पर्सन है, उससे आप केवल वॉइस कॉल कर सकते थे। जब आपका मोबाइल फ़ोन आया, तो मोबाइल फ़ोन से आप क्या करते थे? आप वॉइस के साथ-साथ आप मैसेज भी भेज सकते थे। आप मैसेज चैट करके ऐसे नॉर्मल भेजते थे। फिर उसके बाद से आपका आया स्मार्टफ़ोन। इसमें आप क्या करते थे? वॉइस के साथ-साथ, मैसेज के साथ-साथ आप इंटरनेट की सुविधा, इंटरनेट के साथ-साथ आपके जितने एप्लीकेशंस हो गए, उसको इंस्टॉल करके उसके थ्रू भी आप बात कर सकते थे। तो टेक्नोलॉजी जैसे-जैसे आगे जाती गई, वैसे-वैसे आपकी चीज़ें और कहीं उसमें अच्छी-अच्छी होती गई। भाई पहले वही सेम चीज़ था, एक तरीके से टेलीफ़ोन, पहले आप केवल बात करते थे वॉइस कॉल, फिर उसके बाद से मोबाइल फ़ोन जैसे आ गया, जैसे आपने पुराना देखा होगा नोकिया वगैरह का, जो आपके अभी भी कई सारे लोग चलाते होंगे। इसमें वॉइस कॉल के साथ-साथ आप मैसेज भी करते थे। फिर और एडवांस टेक्नोलॉजी आई जैसे-जैसे, तो उसका से वॉइस कॉल के साथ-साथ एक ही फ़ोन में वही सेम चीज़ें हैं। फ़ोन ही मान लीजिए कि नॉर्मल फ़ोन ही कहिए, ये टेलीफ़ोन हो गया, ये मोबाइल फ़ोन हो गया, ये आपका स्मार्टफ़ोन हो गया। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई। आप वॉइस के साथ-साथ मैसेज, मैसेज के साथ-साथ इंटरनेट हो गया। इंटरनेट में आप जितने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जिसके थ्रू आपको बात करना है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबके थ्रू आप बात कर सकते हैं, ठीक है? तो यही यहाँ पे देखिए, एक-एक लाइन में बस पढ़ के मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। ए टेलीफ़ोन इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू कम्युनिकेट विथ अदर्स थ्रू वॉइस ओवर ए डिस्टेंस, यानी कि टेलीफ़ोन एक उपकरण है जिसका उपयोग दूर बैठे लोगों से आवाज़ के माध्यम से बात करने के लिए किया जाता है। मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, मोबाइल फ़ोन इज़ अ वायरलेस डिवाइस यूज्ड फॉर कॉलिंग एंड एक्सचेंजिंग मैसेज, यानी कि मोबाइल फ़ोन एक वायरलेस उपकरण है जिसका उपयोग कॉल करने और संदेशों को आदान-प्रदान करने के लिए किया जाता है। फिर तीसरा है स्मार्टफ़ोन। A smartphone is a mobile phone that provides internet access and many computer like function, यानी कि स्मार्टफ़ोन एक मोबाइल फ़ोन है जो इंटरनेट और कंप्यूटर जैसी कई सुविधाएँ प्रदान करता है, और इससे आप वॉइस कॉल के साथ-साथ वीडियो कॉल और जितने आपके इंटरनेट की सुविधाएँ हैं, सबका आप लाभ इसमें उठा सकते हैं। फिर उसके बाद से देखिए कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लैपटॉप के बारे में, टैबलेट के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर क्या होता है? बेसिकली कंप्यूटर होता है
दोनों जो आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, दोनों में सेम फंक्शंस होती है, लगभग सेम चीज़ें होती है। लेकिन कंप्यूटर ये होता है कि जब आपको बैठ कर के इकट्ठा एक जगह काम करना है, तो उसके लिए कंप्यूटर थोड़ा-सा बेटर होता है और इसमें फीचर्स थोड़े-से ज़्यादा होते हैं, ये काम थोड़ा-सा अच्छे तरीके से करता है। लैपटॉप में क्या होता है, ये काम थोड़ा-सा कम करता है, जल्दी थोड़ी-सी खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कंप्यूटर की अपेक्षा। और इसका एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है, ये जो पर्सन होते हैं जो घूम-घूम करके काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ऑनलाइन कोई बिज़नेस कर रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, कभी यहाँ रहना है, कभी वहाँ रहना है, तो ये ले जाने में ये पोर्टेबल होता है, ये ले जाने में आसानी रहता है। आप बैग में भर करके लेकर के चले जाएँगे आसानी से। काम दोनों में एक तरीके से सेम ही टाइप के हो जाएँगे। जो काम आप इसमें करना चाहते हैं, वो भी काम आपके इसमें भी हो जाएँगे। लेकिन ये पोर्टेबल होता है, इसको आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। लेकिन ये एक तरीके से आपका फिक्स होता है, जैसे आप कहीं भी साइबर कैफ़े में जाते होंगे, तो वहाँ पे एक कंप्यूटर, आपके पूरे सीपीयू, माउस, कीबोर्ड वगैरह रखे होंगे, ठीक है? बहुत कम ही जगह देखेंगे वहाँ पे लैपटॉप भी होता है उनके पास, तो लैपटॉप होता है जब उनको उसको डेली घर ले जाना है, ले आना है, तो उसके लिए लैपटॉप भी रखेंगे और एक कंप्यूटर उनका फिक्स होगा, ठीक है? तो कंप्यूटर, लैपटॉप के बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। टैबलेट के बारे में भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने देखा होगा फ्री टैबलेट की योजना है, हो सकता है कि आपको भी, पॉलिटेक्निक के बच्चों को भी, पिछली बार वाले बच्चों को मिला है। हो सकता है कि गवर्नमेंट अगर इस बार भी नोटिस जारी करती है, तो आपको भी फ्री टैबलेट मिले। ये आपके जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह होते हैं, स्मार्टफ़ोन वगैरह होते हैं, इससे थोड़ा-सा बड़ा होता है, थोड़ा-सा टैबलेट टाइप का होता है, लैपटॉप से छोटा और आपके मोबाइल से बड़ा, ठीक है? इसमें बड़ी स्क्रीन होती है, वही सब फीचर्स होते हैं, मोबाइल वाले फीचर्स होते हैं, बस स्क्रीन थोड़ी-सी बड़ी होती है और इसमें जैसे आपकी पढ़ाई के लिए थोड़ा-सा बेस्ट होता है, इसलिए गवर्नमेंट आपको फ्री टैबलेट भी देती है। अभी देखिए इस बार की नोटिफ़िकेशन अगर जारी होती है, तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? इसके बारे में तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको कोई भी कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चाहे कंप्यूटर हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका टैबलेट हो। फिर रेडियो आप पुराने ज़माने में हो सकता है, कुछ बच्चे इससे कहिए कि ना जानते हो, लगभग ऑलमोस्ट सभी बच्चे जानते तो सभी बच्चे होंगे। रेडियो क्या था, एक प्रकार का आपका डिवाइस था, जिसमें वन साइडेड कम्युनिकेशन होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता था। उसमें उधर से केवल जानकारी साझा होती थी, इधर से आप फीडबैक या फिर रिप्लाई नहीं दे पाते थे, ठीक है? देखिए, ए रेडियो इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स एंड प्लेज़ ऑडियो सिग्नल्स फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस, यानी कि रेडियो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो प्रसारण केंद्रों से ऑडियो सिग्नल प्राप्त करके आवाज़ के रूप में सुनाता है। ये केवल आपको जानकारी देगा, आप इधर से कोई फीडबैक या फिर रिप्लाई नहीं दे पाएँगे। टेलीविज़न के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑडियो के साथ-साथ आप वीडियो ग्राफ़िक्स वगैरह भी देखते हैं, ठीक है? ये आपका टेलीविज़न हो जाएगा। फिर उसके बाद से फैक्स मशीन देखिए, ए फैक्स मशीन इज़ ए डिवाइस यूज्ड टू सेंड कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली टू अनदर लोकेशन, यानी कि फैक्स मशीन एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग दस्तावेज़ों को, यानी कि दस्तावेज़ मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, उसकी प्रति यानी कि फ़ोटोकॉपियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किया जाता था। अभी जो वर्तमान में आपका ईमेल काम कर रहा है ऑनलाइन तरीके से, सेम वही आपका कहिए कि जो फैक्स मशीन था वो काम करता था। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आपके दस्तावेज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम करता था, ठीक है? तो रेडियो में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ये वन वे कम्युनिकेशन है, ये भी आपका वन वे कम्युनिकेशन है। वन वे कम्युनिकेशन मतलब वन वे कम्युनिकेशन टूल, यानी कि एक तरफ़ा संचार के उपकरण है, जिसमें उधर से केवल जानकारी आती है। तो इसमें केवल ऑडियो के फॉर्म में, वॉइस के फॉर्म में आती है। इसमें ऑडियो और वीडियो अर्थात ग्राफ़िक्स के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में भी आती है। और ये जो है, ये आपका ईमेल टाइप का एक तरीके से फैक्स मशीन जो है, वो ईमेल टाइप का, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजते हैं ऑनलाइन तरीके से, वैसे आपका फैक्स मशीन था। ऑनलाइन तरीके से आपका डिजिटली जो इन्फॉर्मेशन है, वो दूसरों तक, दूसरी जगहों तक भेजा जाता था। ये पुराने ज़माने की चीज़ें हैं। फिर उसके बाद से देखिए आपका वॉकी-टॉकी हो गया, ठीक है? यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें शायद स्किप है, इंटरनेट वगैरह हो गया, यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको। ईमेल हो गया और ये आपका इंटरनेट हो गया, ठीक है? तो टेलीविज़न, रेडियो तो मैंने आपको बता दिया था, ईमेल और इंटरनेट पे आपको देख लेना है। ये दोनों थोड़े-से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ईमेल हो गया, इंटरनेट हो गया और बाकी इन सब से भी टेलीफ़ोन, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप से भी पूछा जाता है। ये दोनों ज़्यादातर पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वर्तमान में चूँकि ये ज़्यादा चल रहे हैं, तो इससे पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है? तो ये आपका टेलीफ़ोन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, स्मार्टफ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, फैक्स मशीन मैंने आपको बता दिया, वॉकी-टॉकी हो गया। हाँ, ईमेल देखिए यहाँ पे है। ईमेल क्या है? इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहला आपको पॉइंट यही लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। इसका पूरा नाम क्या है ईमेल का? इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। ईमेल इज़ ए डिजिटल कम्युनिकेशन सर्विस यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव मैसेज ओवर द इंटरनेट, यानी कि ईमेल एक डिजिटल संचार सेवा है, यानी कि डिजिटल मतलब ये ऑनलाइन तरीके से काम करता है, तो डिजिटल संचार सेवा है जिसका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से संदेश संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट का होना इसमें ज़रूरी होता है। इंटरनेट आपको पता ही है, इससे जानकारी को साझा करना, जैसे इंटरनेट के थ्रू ही आप पूरा व्हाट्सएप चलाना हो गया, फेसबुक चलाना हो गया या फिर जो भी काम करना होगा, आप कह लीजिए डिजिटली जितने काम करते हैं, सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं, वो इंटरनेट के थ्रू ही होता है, तो ये भी एक संचार का माध्यम है। तो द इंटरनेट इज़ ए ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट्स डिवाइसेज़ और फॉर कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, यानी कि इंटरनेट एक वैश्विक, यानी कि पूरे दुनिया में जुड़ा हुआ एक प्रकार का नेटवर्क है, एक प्रकार का जाल है, जो संचार और जानकारी साझा करने के लिए विभिन्न उपकरणों को जोड़ता है और फिर जानकारी को साझा करता है, ठीक है? फिर ये आपका इंटरनेट तक हो गया, फिर उसके बाद से देखिए वेबकैम हो गया, एक नॉर्मल सा कैमरा होता है, देखिए आपको इंटरफ़ेस पे दिख रहा होगा।
जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा, ये कैमरा जैसे उनके लैपटॉप का कैमरा खराब हो गया है, फिर कंप्यूटर का फिर कैमरा लगाना है, इस साइड से एक कैमरा ला करके कनेक्ट करते हैं, इसी को वेब कैमरा कहते हैं, ठीक है? तो ये वेब कैम, ये डिजिटल कैमरा दैट कैप्चर्स लाइव वीडियो फॉर ऑनलाइन कम्युनिकेशन। जब भी आप ऑनलाइन तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे, बातचीत करना चाहते हैं, तो इसके लिए वेब कैम की ज़रूरत होती है। फिर माइक्रोफ़ोन हो गया, देखिए माइक्रोफ़ोन इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट कैप्चर्स साउंड एंड कन्वर्ट्स इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ये क्या करता है, बेसिकली आपके सिग्नल को कन्वर्ट करता है, आपका जो भी आप चीज़ बोलेंगे तो उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करके फिर आपको सुनाने का काम करता है। तो इससे आप बोलते हैं, फिर जो स्पीकर होता है वो आपका क्या करता है, सुनाने का काम करता है, अर्थात जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है तो इसमें आप बोलेंगे माइक्रोफ़ोन में, फिर जो आपका स्पीकर है वो सुनाने का काम करेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक पहुँचाने का और सुनाने का काम करेगा, ठीक है? फिर प्रोजेक्टर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार से इसमें से कीड़े निकलती हैं, रेज़ निकलते हैं, स्क्रीन पे आप लगाएँगे तो स्क्रीन पे जो भी मूवी इसमें चलेगा प्रोजेक्टर में, ये आपका यहाँ पे शो होगा, आप बैठ करके मूवी वगैरह देख सकते हैं, तो ये प्रोजेक्टर आपका हो गया, ठीक है? ये भी एक एक आपका कम्युनिकेशन का माध्यम है, एक चैनल है, एक टूल्स है। फिर उसके बाद से सैटेलाइट फ़ोन्स वगैरह हो गए, ये आपने देखा होगा सैटेलाइट फ़ोन्स वगैरह होते हैं, सैटेलाइट से कनेक्ट वगैरह होते हैं, तो इसके थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है, बड़ी-बड़ी जो वैज्ञानिक वाली चीज़ें होती हैं, साइंटिफिक चीज़ें होती हैं, उसमें के लिए इन सब का उपयोग होता है। पेजर हो गया, देखिए पेजर क्या होता है, ए पेजर इज़ ए स्मॉल वायरलेस डिवाइसेज़ साइंड टू रिसीव शॉर्ट मैसेजेस एंड अलर्ट्स। जो पुराने ज़माने में पेजर होते थे, जो अलर्ट भेजते थे कि हाँ, यहाँ पे ये होने वाला है, टुक-टुक करके आवाज़ आती थी, तो पेजर एक छोटा वायरलेस उपकरण है, जिसे छोटे संदेश और सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। ये पुराने ज़माने की चीज़ें हैं। फिर टेलीग्राफ, ये भी पुराने ज़माने की चीज़ें हैं। टेलीग्राफ इज़ ए कम्युनिकेशन डिवाइस दैट सेंड्स मैसेज यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ये भी जब आपके लॉन्ग डिस्टेंस पे किसी ज़्यादा दूरी पे आपको कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जैसे ईमेल भेजते हैं, वैसे आपको इन्फॉर्मेशन भेजना होता था पुराने ज़माने में। तो टेलीग्राफ का ये बड़ी-बड़ी टाइप की देखिए इस टाइप की चीज़ें होती थी, तो टेलीग्राफ का उपयोग होता था। टेलीग्राफ एक संचार उपकरण है जो विद्युत सिग्नल के माध्यम से लंबी दूरी तक संदेश भेजता है। फिर उसके बाद से देखिए 19 नंबर वाला है आपका इंटरकॉम, ठीक है? तो इंटरकॉम एक नॉर्मल सा एक डिवाइस कह सकते हैं। देखिए इंटरकॉम एक संचार प्रणाली है, एक कहिए कि आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है जो किसी भवन या कहिए कि पास के स्थानों के बीच सीधे आवाज़ बातचीत की सुविधा देती है। मतलब एक प्रकार का डिवाइस है हल्का-फुल्का, कि आप नॉर्मल एरिया में हैं, वहाँ से आपको कम्युनिकेट करना है, तो इसका उपयोग करके आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसका उपयोग एक तरीके से ना के बराबर होता है, काफ़ी कम होता है। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कई सारे एप्लीकेशंस हैं। गूगल मीट है, आपका व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। इसके थ्रू क्या करते हैं आप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप बात करते हैं, दूसरे पर्सन तक जो कहीं और है, उससे आप बात करते हैं। ये भी आपका एक कम्युनिकेशन का एक चैनल ही है, एक माध्यम ही है। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ ए कम्युनिकेशन मेथड दैट अलाउज़ पीपल टू इंटरैक्ट थ्रू लाइव वीडियो एंड ऑडियो ओवर द इंटरनेट। यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक संचार विधि है, जिसमें लोग इंटरनेट के माध्यम से लाइव वीडियो और ऑडियो द्वारा बातचीत करते हैं, एक-दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक-दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है? ये पूरा हमने देख लिया संचार के आपके क्या हो गए, आपके टूल्स वगैरह, कम्युनिकेशन टूल्स वगैरह हो गए। अब इसी को मैंने थोड़ा-सा जो आपकी इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें हैं, जैसे ईमेल हो गया, तो फुल नेम ऑफ ईमेल, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक्स मेल है। ईमेल के आविष्कारक कौन थे और कब किया था? देखिए, ईमेल का आविष्कार रे टॉमिल्सन ने 1971 में किया था। फिर फर्स्ट ईमेल किसने भेजा था? तो पहला नेटवर्क ईमेल 1971 में उन्हीं के द्वारा, जिन्होंने रे टॉमिल्सन हो गए, उनके द्वारा आविष्कार किया गया था, उनके द्वारा भेजा गया था 1971 में ही। फिर उसके बाद से इसका सिंबल क्या है? तो इसका सिंबल है ये एट द रेट, ठीक है? इसको कहते हैं एट द रेट, ठीक है? यहाँ पे आपने देखा होगा, ये आपके मोबाइल फ़ोन में सभी बच्चे ईमेल वगैरह ऑलरेडी आपका रहता है, जीमेल, ईमेल वगैरह, ठीक है? फिर उसके बाद से सिंबल समझ गए, फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पे हाँ, ये वही यूज़र के बारे में है, सिंबल्स के बारे में है। फिर उसके बाद से देखिए ईमेल का मेन पर्पज़ क्या है? इसमें अर्थात इसका डेफिनिशन क्या है? क्यों ये आपके लिए बनाया गया था? तो ईमेल का मुख्य उपयोग इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल संदेश और फ़ाइल भेजने व प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें आप पीडीएफ भेजना चाहते हैं किसी को, तो ईमेल के थ्रू पीडीएफ भेज सकते हैं। कोई कॉलिंग भी करना चाहते हैं, कॉलिंग के ऑप्शन है। कोई मैसेज चैट करके भेजना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शंस आपके इसमें होते हैं, ठीक है? तो वही कह रहा था मेन पर्पज़ क्या है इसका? ईमेल इज़ मेनली यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव डिजिटल मैसेज एंड फाइल्स थ्रू द इंटरनेट। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? डिजिटल मैसेज, जो भी आपके फाइल्स हो गए या फिर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, उसको आप डिजिटली तरीके से घर बैठे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जानकारी को साझा कर सकते हैं, ठीक है? ये कुछ इंपॉर्टेंट और मेन फैक्ट्स और पॉइंट्स हो गए ईमेल के बारे में। फिर टेलीफ़ोन के बारे में थोड़ा-सा आप जान लीजिए, बस नॉर्मल सा रिवीजन करते चलिए। ये आपको बहुत डिटेल में लिखना नहीं होता है, मैंने थोड़ा-सा डिटेल में आपकी जानकारी के लिए बता दिया है। बाकी आप लिख देते हैं, मान लीजिए साहब आपके बारे में आपसे टेलीफ़ोन के बारे में एग्ज़ाम्स में पूछ दिया गया है, तो थोड़ा बहुत बता देंगे ना कि हाँ, इसका आविष्कार इन्होंने किया था, इस टाइम किया था, थोड़ा-सा और बेटर रहेगा आपके लिए। देखिए टेलीफ़ोन क्या है? टेलीफ़ोन 2 शब्दों से मिलकर बना है, टेली और फ़ोन, जिसका मीनिंग है साउंड्स फॉर ए डिस्टेंस फ्रॉम, ए डिस्टेंस यानी कि दूर तक आप इससे क्या करते हैं? साउंड भेजते हैं, अपनी बातों को रखते हैं दूसरों तक, दूर तक आवाज़ को भेजते हैं, ठीक है? इन्वेंटर कौन थे? इन्वेंटर देखिए टेलीफ़ोन का आविष्कार आविष्कार सामान्यतः
अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को दिया जाता है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसका एक तरीके से टेलीफ़ोन का आविष्कार किया था। कब किया था? तो देखिए यहाँ पे देखिए 1876 में किया था, ठीक है? फिर उसके बाद से फर्स्ट कॉल की बात करें तो देखिए ग्राहम बेल ने 1876 में थॉमस वॉटसन को पहला सफल टेलीफ़ोन कॉल किया था। फिर उसके बाद से देखिए मेन पर्पज़ टेलीफ़ोन का मेन उद्देश्य क्या है, ये क्यों बनाया गया था? इसका डेफिनिशन कह सकते हैं, तो ए टेलीफ़ोन इज़ मेनली यूज्ड टू कम्युनिकेट थ्रू वॉइस ओवर ए डिस्टेंस, यानी कि टेलीफ़ोन का मुख्य उपयोग दूर बैठे लोगों से आवाज़ के माध्यम से बातचीत करने के लिए किया जाता है। इसमें वीडियो या फिर कहिए कि इंटरनेट की सुविधा नहीं होती थी। ये बस नॉर्मली आप वॉइस कॉल पे इससे बात कर पाते थे, ठीक है? टेलीफ़ोन हो गया, फिर आपका मोबाइल फ़ोन हो गया। मोबाइल फ़ोन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, टेलीफ़ोन का ही विकसित एक तरीके से रूप कह सकते हैं, जिसमें वॉइस के साथ-साथ आपके जो मैसेज हैं, उसके भी ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? देखिए, थोड़ा-सा देख लेते हैं। मोबाइल क्या है देखिए, मोबाइल फ़ोन मीन्स ए पोर्टेबल टेलीफ़ोन दैट कैन बी यूज्ड फॉर ए कॉल एंड मैसेज। अच्छा, ये पोर्टेबल भी होता था, इसको आसानी से आप जेब में कहीं भी भर करके क्या जैसे टेलीफ़ोन एक जगह फिक्स रहता था, ठीक है? उसको आप इधर-उधर नहीं ले जा पाएँगे, लेकिन मोबाइल फ़ोन आपका पोर्टेबल होता था, इसको आप जेब में रख के कहीं भी ले जा सकते हैं और इससे आप वॉइस के साथ-साथ मैसेज को भी भेज सकते हैं। इसके इन्वेंटर कौन थे? तो आपके मार्टिन कूपर को कहिए कि हैंडहेल्ड मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक माना जाता है, अर्थात जो आपका पोर्टेबल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, तो इसका आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने। कब किया था? देखिए, मार्टिन कूपर ने 3 अप्रैल 1973 को पहला हैंडहेल्ड मोबाइल फ़ोन का फ़ोन कॉल किया था। तो इसी टाइम इन्होंने आविष्कार भी किया था 1973 में, और 3 अप्रैल 1973 को इन्होंने पहला एक तरीके से कॉल भी इस पे किया था, बातचीत वगैरह की थी। फिर उसके बाद से देखिए, पहला हैंडहेल्ड मोबाइल फ़ोन का नाम कौन-सा था? तो मोटोरोला कहिए कि डायनाटेक था। पहला जो कहिए कि आपसे पूछ दिया जाए कि हाँ, पहला मोबाइल फ़ोन कौन-सा था? तो मोटोरोला डायनाटेक था, ठीक है? फिर इसके बाद से देख लीजिए मेन पर्पज़ क्या है, मोबाइल फ़ोन का मेन उद्देश्य क्या है, इसका एग्ज़ैक्ट डेफिनिशन क्या है? तो मोबाइल फ़ोन्स आर मेनली यूज्ड फॉर कॉलिंग, मैसेज एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, यानी कि मोबाइल फ़ोन का मुख्य उपयोग कॉल, संदेश और वायरलेस तरीके से संचार करने के लिए किया जाता है। मोबाइल फ़ोन के बारे में सभी बच्चों को पता होगा। फिर उसके बाद से आ जाता है आपका इंटरनेट, जिससे आपका पूरा वर्तमान में काम ही हो रहा है। पूरी एक तरीके से दुनिया एक तरीके से इसी पे टिकी हुई है। आप ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो इंटरनेट के थ्रू ही कर रहे हैं। तो इंटरनेट को बेसिकली इसका फुल फॉर्म कह सकते हैं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, यानी कि इसमें कई सारे छोटे-छोटे नेटवर्क होते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं, तभी जानकारी आपकी साझा हो पाती है। भाई अमेरिका की कोई जानकारी है यहाँ तक आ जाती है, या फिर भारत के किसी भी राज्य की कोई जानकारी है आपके पास तक पहुँच जाती है। तो इसमें छोटे-छोटे जाल होते हैं, नेटवर्क होते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है? तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरनेट का अर्थ है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, यानी कि आपस में जुड़े हुए नेटवर्क से मतलब है। डेवलपमेंट की बात करें, इसका विकास कब हुआ था? तो द इंटरनेट डेवलप्ड फ्रॉम ARPANET व्हिच वाज़ स्टार्टेड इन 1969, यानी कि इंटरनेट का विकास ARPANET से हुआ, जिसे 1969 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो 1969 में, और इसका विकास किससे हुआ? तो ARPANET से हुआ, ठीक है? फिर उसके बाद से देखिए इन्वेंटर की बात करें, तो इन्वेंटर का बस आपको नाम याद रखना है, फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? तो देखिए विंटसर्फ, यहाँ पे दिख रहा होगा, विंटसर्फ को क्या कहता है? फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। फिर उसके बाद से वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू आपने देखा होगा, जब भी आप सर्च करते होंगे www.com करके ऐसे आता होगा, तो इसका नाम है, उसका फुल नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है? ये भी इंटरनेट का आपका एक हिस्सा है, जिसमें आपके कहिए कि सारी चीज़ें होती है, जिसमें जाकर के आप यूआरएल डालते हैं, सर्च करते हैं, ठीक है? तो इसका देखिए, यहाँ पे देखिए वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर्स-ली इन्वेंटेड, यानी कि टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में डब्ल्यू का आविष्कार किया था, जिससे इंटरनेट का पूरा काम एक तरीके से आसान हो गया। जाकर के उसमें आप चीज़ों को सर्च करते हैं, डब्ल्यू और जो भी आपका यूआरएल होता है, उसको जाकर के सर्च करते हैं, ठीक है? आप नहीं भी लगाते हैं उसमें डब्ल्यू ऑलरेडी जाकर के ऊपर लिंक वाले पे कभी सर्च करके क्लिक करेंगे, तो ऑलरेडी उसमें पहले से आपका रहेगा, www.https करके रहेगा, https www.फलाना-फलाना-फलाना.com करके, ठीक है? अब मेन पर्पज़ क्या है इंटरनेट का? द इंटरनेट इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, एजुकेशन, बिज़नेस एंड ऑनलाइन सर्विस, यानी कि इसका मेन उपयोग वगैरह जो होता है, इंटरनेट का उपयोग संचार करने में होता है। भाई आप जानकारी को साझा कर सकते हैं, जानकारी साझा करने शिक्षा के रूप में होता है। भाई आप पढ़ाई इसी माध्यम से इंटरनेट के थ्रू ही कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के थ्रू। व्यापार हो गया, ऑनलाइन सेवाओं के लिए जो भी आप भुगतान करते हैं, कहीं भी जाते हैं, गोलगप्पा खाया, ₹10 आपने पेमेंट कर दिया ऑनलाइन तरीके से, तो ये पूरा काम आपका इंटरनेट के ज़रिए ही होता है। इंटरनेट नहीं है तो सब एक तरीके से बेकार चला जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद से देखिए, ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर सेकंड को, आपका जो है सॉफ्ट स्किल्स फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस को। सिंपल सरल और आसान भाषा में, आपकी भाषा में आपको सारी चीज़ें समझाऊँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा। बाकी लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे, और जो भी बच्चे यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे आगे के लेक्चर्स के लिए। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।